कांट ने यहाँ तक कहा कि स्पेस और टाइम बाहर नहीं है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये दो ऐसे चश्मे हैं जिनको आंखों से उतारा ही नहीं जा सकता। फ्री विल है भी कि नहीं, इससे पहले फ्री विल है क्या? मैंने उनसे पूछा एक दिन पहले, भाई कल सूफी ट्रैम्प आएंगे, कौन सी कमीज पहन के बोले सर कल वो आएंगे लाइट ग्रीन कमीज पहन के। मैंने कहा गारंटी है? बोले गारंटी है, और आप वही पहन के आ गए। लेकिन आपने अपने शौक से चुनी है कमीज, आपको किसने ये कहा नहीं एक बार भी कि ये वाली चुनो भाई। सपना सपना है ये नहीं पता लगता है, था ये पता लगता है। अरे वाह। सपना टूटता है तब पता लगता है वो सब झूठ था। इसलिए शंकराचार्य और हीगल जैसे लोग मानते हैं कि ये भी एक विराट सपना है। आज जो आप देख रहे हैं और जो आज मैं देख रहा हूँ वो सेम होना चाहिए, तभी वक्त सेम है। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो पास में चला गया तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, होना बहुत, फिर लोग बोलते हैं तो ये इम्पॉसिबल ऐसी बात है। टाइम खींचा और लगाया जा सकता है, टाइम लिखा जा सकता है, टाइम स्पेस में बाउंड हो सकता है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ होने चाहिए मैथमेटिकली। फिजिक्स की भाषा में तो बिग बैंग से पहले टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं था। और कई कल्चर्स में माना गया कि टाइम सर्कुलर है, न कि सीधा है। बिल्कुल। जैसे भारतीय संस्कृति में देखेंगे, हिंदू संस्कृति में तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है, और फिर वो घूम जाएगा। आप किसी से उसका नाम पूछें, वो कहे कि मेरा नाम मानव है, और आप कहें वाह आपके कितने ऊंचे विचार हैं। वो कहे नहीं भाई मेरा नाम मानव है, इसमें ऊंचे विचार नहीं है मेरे। सबसे पहले जब लोगों ने सोचा तो धर्म बनाया, थोड़ा और सोचा तो फिलोसफी बनी, मेथड से सोचा तो साइंस बन गई। तो साइंस तो धर्म और दर्शन के कंधे पे बैठी बिल्कुल। ऐसा थोड़ा नहीं कि उसके दुश्मन कि जब आप 500 साल पहले के व्यक्ति पे हंसते हैं तो ध्यान रखें 500 साल बाद लोग आप पे भी हंसेंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और पहली बार इंट्रोडक्शन देने से पहले थोड़ा सा अभी आवाज़ आप देखेंगे बैठ रही है, और क्योंकि जिनके साथ, जिनको देख के, जिनको सुन के मैंने कभी कभी कंटेंट में बहुत सारी उनकी बातें डालता हूँ, हमेशा बोलता भी हूँ, विकास सर ने बोला था ये बातें, और शायद हम उस ज़माने में जी रहे हैं कि एक ज़माना आएगा और हम बातें भी ऐसी करेंगे कि विकास सर कहते थे ना कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, या वैसी है कि फ्री विल है कि नहीं है, या फिर ये बात है कि कीड़ा जो है 2D में रहता है उसको 3D डायमेंशन परसीव नहीं होती है। तो ये सारी बातें उनके से सीखी मैंने, उन्हीं को मैंने अप्लाई करी और चीज़ें मैंने बनाई। और आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि विकास सर के साथ बैठ के सामने, देख रहे ना आवाज़ काँप रही है, उनके सामने बैठ के बात करने का मौका मिला है। टॉपिक है फ्री विल का। मैं फ्री हूँ नहीं अभी भी, शायद इसी चक्कर में आज इतना अच्छा मौका मिला कि सर ने बुलाया। हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, आप तक वीडियो पहुंचाना चाह रहे थे, और टॉपिक फ्री विल का ही है। अब मैं ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दे नहीं पाऊंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप आए, आपने इतना मौका दिया, ये पूरा सेटअप भी आपका तो आए नहीं, मैं आया एक्चुअली मेरे चैनल पे तो आए, और ये पूरा सेटअप, ये कैमरा टीम, मैं तो अपना आईफोन लेके आ रहा था आपके पास कि देखते हैं कि मैं क्लिप करूंगा माइक को और हम कर लेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर इन सब चीज़ के लिए। और टॉपिक फ्री विल का इसलिए भी है क्योंकि हमें बहुत समय तक ऐसा लगता है, हम बहुत ऐसे जो जीते हैं हम लोग हमेशा परसीव करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हम करते हैं हम अपने आप को उसका क्रेडिट दें। शायद बहुत लोग इसलिए, जो मैं का भाव भी आता है कि ये जो मैंने किया, मैं एक ऐसे ज़माने से आया, एक ऐसे ख़ानदान से आया, ऐसी जगह से आया, और आज देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। वो जो मैं का भावना जो इंसान अपने साथ लेके चल रहा है, क्या वो मैं की भावना है भी कि नहीं? फ्री विल है भी कि नहीं, इससे पहले फ्री विल है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल सबके रहता है। मैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आप प्लीज़ थोड़ा साहित्य और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए फ्री विल के बारे में क्या बोलते हैं। दरअसल आपने जो अभी बातें कही ना, उसमें दो एस्पेक्ट्स आ गए हैं। एक तो फ्री विल का है, लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि मैं का भाव, मैं के भाव को फिलॉसफी में या हम साइकोलॉजी में देखें तो केवल फ्री विल में नहीं रखते हैं, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। उसमें अगर मैं सच कहूँ तो ये 3 बातें हम कर रहे हैं इस समय। एक तो है फ्री विल, जिसका मतलब हम डिस्कस करेंगे अभी। एक दूसरा पक्ष ये होता है कि मैं नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। इसको हम फिलॉसफी में पर्सनल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हमने देखा, और बाई चांस 20 साल के बाद हम फिर से उस परिवार से मिलने गए, बच्चा बड़ा हो गया, और उस बच्चे ने दरवाज़ा खोला, हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो एक सवाल ये उठता है कि उस 1 साल के बच्चे और 20 साल के व्यक्ति के बीच में क्या कुछ भी ऐसा है जो कॉमन है और जिसको हम मैं या आई कह रहे हैं या यू कह रहे हैं? क्योंकि सेल्फ सारी चेंज हो चुकी हैं उसकी। तो क्या है जिसकी वजह से कई लोग उसको तब से आज तक एक ही संज्ञा से, एक ही नाम से संबोधित कर रहे हैं? दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इन फिलोसफी।
ये जब शिप ऑफ थीसियस शायद इसके हाँ, अराउंड हाँ, ये आता है उसमें भी कि सब कुछ पार्ट में अगर बदल भी दूं उसके बाद भी उसी शिप को आप वही शिप क्यों बोल रहे हैं जिसमें वो कैप्टन अवेलेबल है मतलब शायद। बुद्ध ने ठीक यही बात, हाँ। बुद्ध के एक फॉलोअर नागार्जुन ने ठीक यही बात रथ के एग्जाम्पल से समझाई है जो शिप ऑफ थीसियस में आप बता रहे हैं, ऐसा है। तीसरा एस्पेक्ट जो होता है उसके लिए पॉलिटिकल फिलोसफी में एक शब्द है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे और आपको भी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा ख्याति मिल गई, शायद धन भी ज़्यादा मिल गया होगा, मुझे नहीं पता क्या स्थिति है आपकी, लेकिन मिल ही जाएगा आगे चल नहीं के। नहीं मिला। मुझे मिल गया क्योंकि मैं आपसे 20-25 साल पहले से मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो जो मैंने धन कमाया, जो मैंने नाम कमाया, उस पर मेरा हक बनता है क्योंकि वो मेरी योग्यताओं और मेरी मेहनत से आया है। थोड़ा और पीछे जाएं तो सवाल है कि मेरी योग्यताएं मेरे अंदर जो हैं, क्या उसका जिम्मेदार मैं हूँ? मैं जो मेहनत कर पा रहा हूँ, क्या उसकी जिम्मेदारी या उसकी क्षमता सच में मेरी अपनी क्षमता है? और अंतिम सवाल ये आता है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, क्या उसमें से कुछ भी ऐसा है जो मेरी वजह से है? तो जो आपने कहा कि मैं की भावना आ जाती है हमारी सफलता होते ही, तो 3 अलग-अलग सवाल हैं। ये तीनों सवाल इतने बड़े हैं कि इन पर हम 3-3 घंटे गुजार सकते हैं। तो बेहतर है कि हम इनमें से पहले फिक्स कर लें कि हम किस एक सवाल पर जाएंगे। तो फ्री विल की बात हम नहीं, फ्री विल वही, क्योंकि अगर मैं जब इस चीज़ को एक साथ क्यों कनेक्ट करता हूँ, मतलब आपने सही बहुत डिटेलिंग में आप बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है तभी एक बूंद सागर के पास आई है ताकि नहीं, सागर नहीं, बन जाए। नहीं, सागर सर ही मैं बहुत यकीन करता हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन मैं ये कि क्योंकि जब तक अगर कोई इंसान अपने एक्शंस को ये मान ले कि वही ले रहा है तो ये शायद ये आगे चल के आप मतलब आप ही बताएंगे कि साइकोलॉजिकली या फिलोसफिकली क्या है कि इंसान उससे अटैच होने लग जाता है। तो सारी मुद्दा शायद वहीं चालू होता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ या मुझसे करवाया जा रहा है। साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़े नाम, हम जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, खैर वो मैं अभी इस पे बात करूंगा कि कैसे वो एक पॉइंट पे आके बात साबित करती है कि फ्री विल नहीं हो सकती। लेकिन फिलोसफिकल टर्म्स में हम वही टॉपिक पे रहते हैं, फ्री विल क्या है कि नहीं और कैसे इसको देखा जा रहा है। फ्री विल को हम फिलोसफी में फ्रीडम ऑफ विल अक्सर कहते हैं, उससे नाम उसका पूरा हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी विल करूं या संकल्प करूं, जैसे जैसे मेरा मन करे कि मैं एक पानी का गिलास उठा के पानी पी लूं, ठीक है, और मैंने पानी का गिलास उठाया और मैंने पी लिया। अब एक नज़र से देखने में लग रहा है कि मेरी इच्छा हुई, मैंने उठाया, मैंने पी लिया, कितना सिंपल है। या जैसे मैं पूछूं कि आज आपने ये हरे रंग की कमीज क्यों पहनी, बहुत सामान्य उत्तर ये है कि मैंने अपनी वार्डरोब में देखा, 4-5 कमीज़ें देखी मुझे, वहाँ ये कमीज़ थोड़ी साफ़ सुथरी सी देखी, या मुझे वैसे पसंद है, मैंने उठाई और पहन ली। या ये कि आपने इसी टॉपिक पर बात करना क्यों चुना मेरे साथ, तो 10-15 टॉपिक्स आपके पास थे, आपने उनमें से एक को लिया, जो आपको लगा कि इस पर अच्छी बात होगी आपने चुन लिया। मोटी नज़र से देखने में लगता है कि हम ये खुद ही कर रहे हैं। मेरा मन हुआ पानी पी लिया, मेरा मन हुआ कमीज़ पहन ली, मेरा मन हुआ टॉपिक डिसाइड कर लिया। फिलॉसफी में और साइंस में भी जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो सवाल उठता है कि सच में ये तय करने वाला मैं ही हूँ या इसके पीछे कुछ और पावर है। तो 3 इसमें संभावनाएं बनती हैं। अगर ये तीनों ना बने तो हम कहेंगे फ्री विल है। तो फ्री विल का मोटा सा मतलब मैंने अपनी इच्छा से तय किया तो फ्री विल है, फ्रीडम ऑफ विल है, मैंने चाहा मैंने किया। 3 जो खतरे हैं, एक खतरा या एक संभावना ये है कि ईश्वर एक सत्ता है, गॉड एक अथॉरिटी है और सब कुछ उसके चाहने से ही होता है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिसाइडेड। उसने अपने नक्शे में तय कर रखा है कि मुझे उठा के पानी पीना है और मैंने उठा के पानी पी लिया। तो अगर गॉड डिसाइड कर रहा है तो मेरे पास फ्री विल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नेचर। जैसे मैं कहूँ कि मैं ज़मीन पर चलता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है चलने का, पर सच बात यह है कि ग्रेविटी का नियम ऐसा है कि मैं ना भी चाहूँ तो भी ज़मीन पर चलना ही पड़ेगा मुझे। मैं हवा में चल नहीं सकता हूँ, मैं पानी पे चल नहीं सकता क्योंकि मैं मछली नहीं हूँ, मैं डूब जाऊँगा उसके अंदर। तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़मीन पर ही चलूँ क्योंकि नेचुरल लॉज ने मुझे बांधा हुआ है कि मैं हवा और पानी में नहीं चल सकता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़मीन पर अपने शौक से चलता हूँ, मेरा फ्री विल की अभिव्यक्ति हो रही है, तो बकवास बात है क्योंकि नेचर ने बांधा हुआ है मुझे, है ना। अगर मैं 24 घंटे ना सोऊं और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्जी से सो रहा हूँ, ये बेकार की बात है क्योंकि नेचर ऐसी है कि मुझे सोना ही पड़ेगा वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। सोना ही पड़ेगा। भूख लगेगी मुझे खाना ही पड़ेगा।
कोई पेटू किस्म का आदमी बिना बात के खाया जा रहा है, एक अलग बात है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है, उस समय खाया, तो ये फ्री विल तो नहीं है। बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिया, फ्री विल तो नहीं है। एक तीसरी बात और भी है, तो नेचर और गॉड ने अगर मुझे बांधा है इसलिए मैंने कुछ किया है, तो मैं फ्री विल में नहीं हूँ। एक तीसरी और संभावना है, वो ये है कि अगर मेरी किसी एक्शन के कॉजेशन पे हम अंदर जाते जाएं और हर चीज़ का कॉज मिल जाए और वो कॉज मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भी फ्री विल नहीं है। सो इफ आई कैन परफॉर्म एट लीस्ट वन एक्शन which is dependent neither on God nor on nature nor on causation, then it is my free will. causation को हम समझें, कैसे समझेंगे? जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अपनी हरी कमीज क्यों पहनी, है ना? रैंडम व्यक्ति कहेगा कि मेरी मर्जी, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो साइकोलॉजी के लोग या फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ने वाले लोग जब स्टडी करेंगे शायद बता पाएंगे कि आपको हरा रंग पसंद आने के कुछ खास कारण हैं। हो सकता है कि आपके देखने के प्रोसेस में या प्रोसेसिंग में, ब्रेन की प्रोसेसिंग में हरा रंग जब भी आता हो तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जिससे आपको शांति मिलती हो, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि ये रंग मुझे सूदिंग लगता है, इस रंग से मुझे शांति मिलती है, ठीक है। या कोई बचपन में ऐसा एसोसिएशन हो गया कि आप किसी अच्छे दिन गए थे, उस दिन आपने हरी कमीज पहनी थी, आपका दिन अच्छा बन गया था, और जब जो कोई अच्छा दिन होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको प्रेरित करता है कि हरी कमीज पहनो, और आपको पता नहीं चलता क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा होता है, और क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल पे है इसलिए हम बोलते हैं कि इंट्यूशन हुई मुझे कि मैं ये पहन लूँ। इंट्यूशन इज नथिंग बट अनकॉन्शियस रीजनिंग। अगर कोई साइंटिस्ट उस लेवल तक आपको स्टडी करके बता दे कि आपने हरी कमीज क्यों पहनी, इतना ही नहीं, आप आ जाने वाले हैं, आपको ना बताए, आपके किसी दोस्त को 2 दिन पहले ही बता दे कि परसों जब ये जाएगा ये हरी कमीज पहन के ही जाएगा, और आप हरी कमीज ही पहने, तो सवाल उठता है कि ये फ्री विल है या नहीं है। और उस केस में क्योंकि हमारे पास कॉजेशन है और हम व्याख्या कर पा रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि फ्री विल आपको फील हो रही है लेकिन फ्री विल है नहीं। वही मैंने आपका यही डायलॉग, जब मैं आपसे पिछली बार मैं ऐसा बात कर रहा था, आपने मुझे बात करी थी, तभी मैंने जो टाइम हैश के एपिसोड 4 में मैंने इस्तेमाल किया था कि हमें धोखा है बस फ्री विल होने का। आपको जब ये आपने सेकंड ऑप्शन दिया कि बाध्य हैं, जैसे आपने बोला ग्रेविटी का भी, तो चलना ही पड़ेगा हमें ज़मीन पर, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास फ्री विल है कि मैं ज़मीन पे नहीं चलूँगा, चलो आसमान में चलता हूँ, गाने में हो जाता है वैसी बात है। तो लेकिन इसी हिसाब से मैं आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहना चाहता हूँ कि हो क्या रहा था, माइकलसन मोल्डे का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वो हुआ इसलिए था कि उनको साबित करना था कि दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा मटेरियल फैला हुआ है जिसके वजह से लाइट चल रही है, ठीक है, एथर कहते थे उसको, तो एथर विंड भी होती है, एक ऐसी बात हो रही। तो सिंपल सा ये है कि धरती के, फिलोसफी में आकाश को इथर कहते हैं, अच्छा, और उसे स्पेस से अलग मानते हैं। हाँ हाँ, स्पेस अलग स्पेस है, अलग है। आकाश अलग है, उसको इथर कहते हैं। तो हुआ ये कि अब तक, जब तक बहुत डिबेट चल रही थी, लाइट मतलब लाइट जो काम कर रही थी दुनिया में उस समय तक बहुत कंफ्यूजिंग काम कर रही थी। न्यूटन भाई बोल रहे थे भैया पार्टिकल है, उसके बाद धीरे धीरे हाइगन्स करके, मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, अभी डॉक्टर साहब बैठे नहीं हमारे पास, वरना वो कर देता वो, तो हाइगन्स ने बोला कि वेव हो सकती है। सब मान रहे थे, चलो न्यूटन बहुत अपने ज़माने में बलवान, बहुत ख्याति थी उनको, और उनको कोई काट नहीं सकता था, तो हमने पार्टिकल मान ली। सारा खेल बिगड़ा जब यंग्स का डबल स्लिट हो गया, तो हमें समझ में आया कि भैया ये है वेव। और फिर सारा खेल बिगड़ा जब हमें इवेंचुअली आइंस्टाइन ने जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया, तो पार्टिकल भी है, वेव भी है, बातें चलने लगी थी। लेकिन डबल स्लिट से तो ये साबित हो गया था ना कि ये wave है। ऑब्जर्वेशन से वेव और पार्टिकल चेंज हो सकता है। नहीं 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 नहीं, यंग्स के से नहीं हुआ था, ये आगे चल के हुआ। अच्छा, यंग्स ने बताया कि, यंग्स ने सिंपल सी सनलाइट के आगे मतलब कि पेपर रख दिया, 2 स्लिट कटी हुई थी और इंटरफेरेंस पैटर्न दिख गया, और खूबसूरत ढंग से दिखा, तो समझ गया कि भैया ये होना चाहिए वेव होना चाहिए। और दुनिया बहुत खुश हो गई कि हमने आखिरकार ये जान लिया कि ये वेव है। अच्छा, वेव है तो मीडियम चाहिए, हमारी बुद्धि यही कहती है कि अगर साउंड चल रहा है तो साउंड के लिए मीडियम है, तो मीडियम चाहिए। तो हमें मिल तो रहा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। हमारी इंसान, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात कि इंसानों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो चाहता है कि इस दुनिया से परे जिए, तभी भूतों की कहानियाँ उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तभी ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाता है वो कि जो उसको फील ना हो कि मैं इसी सो कॉल्ड से वर्ल्ड में बाध्य हूँ, और बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एथर का कंसेप्ट लेके आ गए,
अब माइकलसन मोल्डे ने सोचा अब देखते हैं, अब इसको साबित ही कर देते हैं यार, ये जो है ईथर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मीडियम में चल रही है, लाइट वेव है। एक हम बहुत छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, न्यूटन भाई बहुत पहले बता के गए थे, रिलेटिविटी का हिसाब, रिलेटिव स्पीड का हिसाब, कि दो, जैसे मैं बचपन में बहुत कभी कभी नाराज़ होता था अपने घर वालों से कि यार पापा हम ट्रेन में जा रहे हैं, और वो पहले जो वैसे स्लीपर क्लास में जा रहे हैं आराम से, तो खिड़की के बगल से ट्रेन गुजरती थी, मैं गुस्सा हो जाता था, यार बताओ ये ट्रेन कैसा है, ये कितना धीरे चल रही है, बगल वाली कितनी तेज गई। उस समय इतनी बुद्धि नहीं आ रही कि ये रिलेटिव स्पीड है, कि हमें लग रहा है वो तेज जा रही है, दो स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब दो अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, अलग अलग जा रहे हैं तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो वही होगा कि अर्थ के साथ, अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में अगर मैं लाइट फेंकूं तो तेज दिखेगी, उल्टी फेंकूं तो कम दिखेगी। एक्सपेरिमेंट किया गया और लाइट ने मजाक कर दिया कि भैया हम तो सेम रहेंगे। लाइट ने कहा कि मैं अर्थ के मोशन पे साथ चलूं या पीछे जाऊं, मेरी स्पीड सेम है। और यहाँ पर क्या है ना, बहुत से साइंटिस्ट कंफ्यूज होने लगे। लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन ने आगे चल के बताया था कि एनर्जी और मास में रिलेशन है, स्पीड के साथ एक रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाता है। ऐसा नहीं था, पहले भी एक्सपेरिमेंट होने लगे थे और ये सब लोग मैक्सवेल बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, तो उसका मास हमें बड़ा ज़्यादा परसीव हो रहा है। तो सब चीज़ें चलने लगी थी। तो आइंस्टाइन ने कुछ नहीं किया, आइंस्टाइन ने इस बात को माना कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, चाहे मैं मूव करूं या ना करूं, एक बाध्य है। जैसा तो जो आपने स्पीड हम मानते हैं लाइट की, वो आइंस्टीन ने उसी को मान लिया था। हाँ, कि अब कैलकुलेट हो चुका था, फिर उससे पहले फॉर्मूले से निकाल दिया था मैक्सवेल ने इन सब से। तो एक स्पीड, एक उसने माना कि नेचर क्या बोल रहा है, माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट क्या बोला, मैं खामखा क्यों थोपूं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने साइंस की एक इंटरेस्टिंग बात है, साइंस हमेशा हाउ का जवाब देती है, वाई का जवाब नहीं देती। कैसे हो रहा है बता देगी, क्यों हो रहा है नहीं बता पाएगी। मतलब क्यों, अगर हम एथिकल मॉरल सेंस से पूछें तो नहीं बता पाएगी। नहीं, जैसे कि अभी ग्रेविटी है, हाँ स्पेस टाइम मुड़ने से ग्रेविटी फील होती है, हाँ मास स्पेस टाइम को क्यों मोड़ता है ये नहीं बता पाएगी। मास स्पेस टाइम को मोड़ देता है जिस वजह से हमें इसका झुकाव महसूस होता है। ये लेकिन जैसे बिग बैंग थियरी जो साइंस ने बनाई, बिग बैंग तो इसी का जवाब है ना कि क्यों ये सब हुआ। नहीं, बिग बैंग हुआ, ये सब बन गया, लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ, मतलब वो अल्टीमेट क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर तो वो क्यों तो तक नहीं पहुंच पाएगा। वो तो एक सिंपल सी बात है हाँ, कि जहाँ फिजिक्स खत्म होती है हाँ, वहाँ मेटाफिजिक्स शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्यों का जवाब तो मेटाफिजिक्स स्पेकुलेट करती है जी जी जी। basically। तो जो आपके दूसरा पॉइंट है कि बाध्य, यहीं पे बंधनवार है। मैं साइंस, इसी टॉपिक पे मैं सर से जब बात भी कर रहा था, सर एक साइंस जितनी छोटी मोटी ज्ञान है मुझे उस पर बात करूंगा, आप तो फिलॉसफी बताएंगे सेम टॉपिक पे। तो साइंस ने कहा आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान लेता हूँ और फिर देखता हूँ। अब वहां से बंधन चालू होता। जैसे आपका सेकंड पॉइंट ये है ना कि अगर एक चीज हम धरती पे चलने के लिए हमारे पास फ्री विल नहीं है, हमें चलना ही पड़ेगा, हम बाध्य हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट आ रही थी। इसमें एक बहुत अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट किया आइंस्टाइन ने, कि उसने सोचा कि सबसे पहले समझते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट सेम है तो वक्त क्या है। न्यूटन के, आइंस्टाइन तक वक्त को एक हार्ड चीज मानी गई थी, क्लॉक की तरह काम कर रहा है, वो हर जगह सेम चल रहा है और वक्त सेम है, तो आपका नाउ आज और मेरा आज सेम होना चाहिए। तो आज जो आप देख रहे हैं और जो आज मैं देख रहा हूं वो सेम होना चाहिए, तभी वक्त सेम है। तो ये बहुत खूबसूरत, वो थॉट एक्सपेरिमेंट में बहुत माहिर थे। उनकी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज में भी दिखाते हैं उनके थॉट एक्सपेरिमेंट, बहुत मतलब कि दिमाग जो वो लेके चलते हैं, उससे थॉट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फिजिक्स निकाली बाद में। लेकिन टाइम को लेकर जो मोटा मोटा हाँ, हमने सुना और पढ़ा, फिजिक्स की भाषा में गए तो बिग बैंग से पहले टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं था। नहीं था। तो वो जब गोला फूटा, वहां से डिस्टेंसेस हुए, डिस्टेंसेस के बीच में जब ट्रेवल की बात है तब टाइम का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। लेकिन बिग बैंग होने से पहले अगर कोई ईश्वर था तो उसके पास तो टाइम की धारणा रही होगी। उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो टाइम में है, ये टाइम के परे है। अगर वो टाइम में है तो टाइम से मुक्त नहीं हो सकता है, फिर बूढ़ा भी होगा। हाँ, बिल्कुल। उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या कम से कम बूढ़ा तो होगा ही। हाँ, टाइम से परे है तो टाइम पे उससे कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि मैं जिस चीज़ से एकदम परे हूँ उस चीज़ से मेरा कोई भी रिलेशन कैसे बन सकता है। फिलोसफी की बड़ी समस्या है कि प्योर मैटर और प्योर कॉन्शियसनेस में कोई भी कनेक्शन बनेगा ही कैसे। और गॉड को हम प्योर कॉन्शियसनेस मानते हैं। टाइम अगर इस धरती की या संसार का एक कॉन्सेप्ट है तो उससे रिलेशन कैसे बनेगा। लेकिन फिलोसफी में बात थोड़ा सा डेविएशन हुआ। फिलोसफी में कुछ लोग मानते हैं कि टाइम भी दो तरह का है। हाँ,
एक है पारमार्थिक समय, एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम अप्लाई होता है ईश्वर पे, रिलेटिव टाइम अप्लाई होता है ह्यूमन बींग्स पे। तो हम सब रिलेटिव टाइम में हैं, और कई कल्चर्स में माना गया कि टाइम सर्कुलर है, ना कि सीधा है। सीधा है, बिल्कुल। हाँ, कहीं कहीं पेंडुलम के शेप में है। जैसे भारतीय संस्कृति में देखेंगे, हिंदू संस्कृति में तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है, और फिर वो घूम जाता है। घूम जाएगा। जैनिज्म में भी उत्सर्पणी अवसर्पणी मान के वो एक पेंडुलम जैसी शेप में या सर्कल में मानते हैं। तो टाइम को लेके बड़ी मतलब मुश्किलें हैं फिलोसफी की दुनिया में, और मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। कांट एक फिलोसफर हुए 18th सेंचुरी जर्मनी में। पश्चिम के, अगर पूरे पश्चिमी दर्शन में आपको एक को चुनना हो तो कांट है, इतने बड़े दार्शनिक हैं वो। कांट ने यहाँ तक कहा कि स्पेस और टाइम बाहर नहीं है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये दो ऐसे चश्मे हैं जिनको आंखों से उतारा ही नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए कि एक हरे रंग का चश्मा आपकी आंखों पे है और सिल दिया है आपकी त्वचा में, हाँ, हट ही नहीं सकता। लाल रंग का मान लीजिए। अब बाउंड है कि आप दुनिया की हर चीज को लाल ही देखेंगे। चीजें लाल नहीं है, उसको वो नोमिना बोलते हैं। जो हमें दिख रहा है वो फिनोमिना है। हाँ, नोमिना तो या न्यूमिना तो हम जान ही नहीं सकते। तो ये गिलास या ये सोफा दरअसल कैसा है हम जान ही नहीं सकते जी। ये बियॉन्ड परसेप्शन है। हमें जैसा दिख रहा है, हम सबको सेम दिख रहा है, क्योंकि हम सबकी आंखों पे एक लाल चश्मा चढ़ा हुआ है और फिक्स है वो। और चश्मा किस चीज़ का है? ये स्पेस एंड टाइम का है। ओके। तो स्पेस और टाइम एक्सटर्नल रियलिटीज़ ना हो करके हमारे इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ कह लीजिए, स्ट्रक्चर्स कह लीजिए, जिनके थ्रू ही हम परसीव करते हैं। तो टाइम को लेके बड़ी गफलत है। टाइम हमारे अंदर है, टाइम बाहर है, टाइम कहीं भी नहीं है, टाइम केवल एक कन्फ्यूज़न है। नहीं सर, मतलब वही है कि अभी जैसा आपने बात बता रहे थे ना, ये कि इंटरेक्ट नहीं कर, अगर गॉड जो है वो इस टाइम के डायमेंशन, मतलब टाइम से परे है, तो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। एक बहुत इससे मतलब मैं रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा क्या है कि मैं फिलोसफी और साइंस को थोड़ा साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था अभी, एक कहते हैं उसको हिग्स बोजोन फील्ड। हाँ हाँ हाँ। आपको मतलब लोग समझते हैं कि अच्छा, फोटोन्स के पास मास क्यों नहीं आया। गॉड पार्टिकल वाला जो हाँ, experiment, गॉड पार्टिकल हाँ, के ऊपर हाँ। बात चल रही थी। फोटोन्स के पास मास क्यों नहीं आया, बाकी सबके पास मास क्यों आ गया। तो ऐसा कहते हैं कि हिग्स फील्ड जो है उससे फोटोन इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जिस चक्कर में उसके पास मास नहीं है। बाकी हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके पास मास आ गया है। अगर इसको ऐसे लेके चलें कि एक गॉड को, सो गॉड जो इसके परे है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ कोई तो है, अगर कोई खुदा है वो टाइम से परे है, लेकिन फिर भी एक ऐसी फील्ड में है, फील्ड होने के बावजूद भी लाइट फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रही, लेकिन फील्ड है जिससे बाकी लोग इंटरेक्ट करके वजन अपना मतलब मास लेके आ रहे हैं। तो चीजें मतलब और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हाँ, हिग्स ये फील्ड की, संभावना तो कि सारी शायद हैं। ये है। लेकिन अभी वही है था कि आइंस्टाइन का वक्त क्या था, कैसे उसने ये साबित कर दिया फ्री विल नहीं आ रही थी। उस पर हम थोड़ा वापस आते हैं कि यार नाउ सबका सेम होना चाहिए, तब हम समझेंगे टाइम एब्सोल्यूट है। जैसे आप बोल रहे हो टाइम एब्सोल्यूट और रिलेटिव का इसमें आएगा। तो एक्सपेरिमेंट में ये है कि ट्रेन के अंदर एक इंसान बैठा है एकदम सेंटर में, दो एंडे ए और बी, पूरी बड़ी सी ट्रेन है, और एक बंदा नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म पर बैठा पहले है। आप थोड़ा सा ना ये ब्रीफ कीजिए कि टाइम एब्सोल्यूट होने से फ्री विल का रिलेशन क्या है, ताकि आपकी ऑडियंस समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। टाइम अगर एब्सोल्यूट होता तब तो फ्री विल आ जाती। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। अगर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इवेंचुअली आके निकल जाएगा। अगर टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम खींचा और लगाया जा सकता है, टाइम लिखा जा सकता है, टाइम स्पेस में बाउंड हो सकता है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ होने चाहिए मैथमेटिकली। और जब तीनों एक साथ मैथमेटिकली है, जो चीज़ मैथमेटिक्स आज सॉल्व कर पा रही है, इवेंचुअली नेचर वैसे बिहेव कर देगा, क्योंकि नेचर की भाषा का कहते हैं शायद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स तो क्या है? इसलिए ब्लैक होल, आइंस्टाइन की इक्वेशन ने ब्लैक होल बताया था, आइंस्टाइन ही यकीन नहीं कर रहे थे, मैथमेटिक्स ने साबित कर दिया। चंद्रशेखर लिमिट एक निकल के आती है, जो बहुत एडिंगटन साहब ने बहुत डांटा था चंद्रशेखर को कि तुम क्या मजाक कर रहे हो कि ब्लैक होल बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा। कि ब्लैक होल बनता तो आइंस्टाइन की इक्वेशन फेल हो जाती, सिंगुलरिटी पे फेल हो जाती है। और शायद उस समय के लोग आइंस्टाइन की वो तस्वीरें जो ली गई आसमान की, देखा गया स्पेस मुड़ा हुआ है, और जब लिखा गया इश्तिहारों में कि लॉज ऑफ हेवन आर चेंज फॉर एवर, तो लोगों ने साइंस की दुनिया में खैर उसको भगवान ही बना लिया हुआ उनको, क्योंकि आइंस्टाइन गलत हो जाएगा। सिंगुलैरिटी से आपका मतलब वही है जो शुरू में बिग बैंग से पहले बिग वाला, बैंग, वही ना? सिंगुलरिटी पे सारे के सारे फिजिक्स के लॉज अप्लाई अप्लाई नहीं नहीं हो होते ना। सकते। और सिंगुलरिटी है कि नहीं, मैथमेटिकली तो है
है कि नहीं पता चल पा रहा। नहीं वो तो हाँ। जो हिग्स बोसोन में इसीलिए था ना कि नहीं उससे Higgs पता boson तो लगे उसके कि लिए हम वो तो ये लाने के लिए था कि मास किस लिए आया, मास लाने के लिए था। सिंगुलैरिटी मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर रही है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन्फिनाइट डेंसिटी है, हाँ 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 वो वहाँ पे आता है। तो ये सुपर ग्रेविटी बोलते हैं हाँ, वहाँ पर चीज़ें पूरी की पूरी बेंड कर देगी स्पेस टाइम को, ऐसा करके चल रहा है। तो टाइम एब्सोल्यूट अगर होता, सबके लिए आज सेम होता, तब जब हम इस पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट सेम नहीं रहती। और स्पीड ऑफ मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम नहीं होती तो कोई टेंशन ही नहीं होती। हाँ तब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ लिखा नहीं जा सकता था। ये नहीं आप लिखा, कहना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम होती हाँ, तो टेंशन ना होती नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हर ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं होती, एग्जांपल अगर मैं मूव कर रहा हूँ और मेरे लिए स्पीड ऑफ लाइट बढ़ अच्छा गई, उस सेंस में ठीक है हाँ ठीक है, वैसे ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट चाहे तुम मूव करो या ना करो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हमेशा सेम रहेगी। इसी चक्कर में क्या निकल के आया, जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, थॉट एक्सपेरिमेंट, तो अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और दो बिजली मुझे एक साथ कड़कते हुए दिखी, एक ट्रेन जा रही है जिसके बीच में एक बंदा बैठा है, तो मुझे दिखा प्लेटफॉर्म पे, मैं कहीं मूव नहीं कर रहा, कि दोनों पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे बिजली एक साथ कड़की, तो ये साइमल्टेनियस हुआ। अब ट्रेन के हिसाब से देखें तो ट्रेन तो मूव कर रही थी इस पॉइंट के राउंड, मतलब कि उसको परसीव होगा कि पहले यहां गिरी बाद में यहां गिरी, तो उसका आज उसका नाउ मतलब कि रिलेटिविटी, साइमल्टेनियस इवेंट भी रिलेटिव है, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि टाइम का परसेप्शन सबका अलग 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 है है। इसलिए और फ्री विल के लिए आप चाह रहे हैं कि एक कॉज उसका पहले होगा फिर एक्शन होगा हाँ, तो टाइम का जो रिलेशनशिप वहां बनेगी वो बन नहीं पाएगी, बन नहीं सबकी पाएगी। इक्वल नहीं बन पाएगी। अगर जैसे अब इससे क्या हुआ, जब आइंस्टाइन की ये बात आई तो इवेंचुअली हमने देखा कि अच्छा स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम है, तब निकल के आया कि मेरे कोई मूविंग चीज़, अगर कोई चीज़ मोशन में है, उसके लिए टाइम स्लो रन करेगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को सेम रखना है। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं उस पर बताता हूँ कि ट्रेन है, अगेन आसमान में एक मतलब छत पे मैंने एक आईना रखा, ज़मीन पे एक आईना रखा, मैंने लाइट मारी, यहाँ से टकराई, ऊपर गई और वापस आई। मैं ट्रेन में बैठ के यही कर रहा हूँ, डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो हम टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस डी है, 2D ट्रैवल करिए, तो सिंपल से क्वेश्चन हम निकालेंगे टाइम कितना लगा। लेकिन एक बंदा जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है, उसके लिए ट्रेन चल रही थी तो वो ट्रायंगुलर शेप में लाइट ट्रैवल करी। ट्रेन के अंदर बैठे हुए बंदे के लिए लाइट से ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन प्लेटफॉर्म वाले बंदे के लिए ट्रेन चल रही थी तो एक लंबा पाथ ट्रैवल करेगी। अब जब लंबा पाथ ट्रैवल करेगी, स्टिल स्पीड ऑफ लाइट सेम है, तो टाइम को स्लो करना पड़ जाएगा, स्लो करना पड़ेगा, ठीक बात। इसका मतलब टाइम जो है रिलेटिव हो रहा है। और इसी से इवेंचुअली हम आगे बढ़ते गए तो समझा कि टाइम, हल्का सा भी मोशन टाइम के शिफ्ट में, नाव में अंतर डाल देता है। जैसे मैंने अभी बात करी ना कि जब दो बिजली एक साथ कड़की, इससे तो बहुत डे टू डे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आते हैं। जैसे टीवी का मैच चल रहा है, हमारे क्रिकेट का मैच हाँ। चल रहा है और एक ही घर के दो लोग अलग अलग सिस्टम्स पे देख रहे हैं, हाँ, एक टीवी पे और एक इंटरनेट पे। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पे वो चीज़ पहले दिखती है और उसके 10-20 सेकंड के बाद टीवी पे आती है, तो टाइम के डिफरेंस से वहाँ पूरी फ्री विल खत्म हो जाती है। मतलब वो तो खैर सिग्नल में हाँ, वो तो वो, सिग्नल की लेकिन वजह वो से, उसको समझ लेकिन सकते हो हाँ। वैसे कि यही है कि टाइम अलग अलग चलने लगा, जिस वजह से हमने समझा कि साइमल्टेनियस इवेंट सेम नहीं है सबके लिए। मेरे लिए साइमल्टेनिटी तुम्हारे लिए अलग अलग है, और जब मेरे लिए जो आज हो रहा है वो अलग है, यानी मेरा आज अलग है। नहीं ये तो लेकिन बहुत कम डिफरेंस हुआ टाइम का ना, इससे हम आज और कल के अंतर पे भी आ जाएंगे। सर सालों के अंदर में आ जाएंगे। कैसे? कैसे? वही मैं इसके लिए आया था, एंड्रोमेडा पैराडॉक्स। मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत चीज़ आती है इसमें। ये अगर हमने इसी चीज़ को लेके सिंपल से थॉट एक्सपेरिमेंट को हमने जब सॉल्व किया रिलेटिविटी में, तब हमने देखा कि टाइम मोशन के साथ और डिस्टेंस के साथ अलग चलेगा। ठीक है। ठीक है, कि मैं अगर एक बंदा मेरे से कितना दूर है और कितना तेज चल रहा है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से उसकी घड़ी अलग चलेगी, स्लो चलेगी। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और क्या स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब इसका मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि कितने लाइट ईयर्स दूर है हमारे से, डिस्टेंस में बहुत दूर है, और मैं अगर हल्का सा भी मूव कर रहा हूँ, मेरी स्पीड बहुत कम है, लेकिन डिस्टेंस पे इतनी दूर है कि वो चीज़, अगर आप बैठे हुए हैं और मैं बस यहाँ से वॉक कर रहा हूँ, तो आपके लिए जो एंड्रोमेडा का नाव है और मेरे लिए जो एंड्रोमेडा का नाव होना चाहिए, वो सालों के डिफरेंस में आ जाएगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो यहीं से सारी चीज़ खेल बिगड़ना चालू होता है कि अगर सेकंड पॉइंट पे हम वहीं पे जब आपने बताया था कि स्पीड, एक चीज़ बाध्य में हम फंस गए तो फ्री विल कैसे खत्म हो जाएगी, कि स्पीड ऑफ लाइट अगर सेम है, जो कि सेम दिख रही है हमेशा, इस चक्कर में सब कुछ बंधन में आ गया है और हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं धरती नहीं पर। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर देखें हाँ। तो एक बहुत दूर की गैलेक्सी में हमारा परसेप्शन अलग अलग टाइम में हो रहा है। इससे इस गैलेक्सी में या इस पृथ्वी पर बैठे हुए लोग जिनके बीच में टाइम का अंतराल बहुत ही कम है, बहुत ही कम अंतराल है,
उनकी फ्री विल कैसे खत्म हो रही है यहाँ पर? यूनिवर्स जो पूरा का पूरा है वो एक ही सेम कागज़ पे तो लिखा होना चाहिए। अगर इस एक्सपेरिमेंट से, इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हम ये साबित कर पा रहे हैं कि मेरा आज और तुम्हारा आज अलग है, मैं मेरे आज के हिसाब से एंड्रोमेडा आज से नहीं, मेरा आज और आपका आज अलग अलग है है। उस गैलेक्सी के हिसाब से। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे मैं अगर मान लीजिए मैं चल रहा था और आप मुझसे पूछिए, इसमें बहुत अच्छा मैंने रील भी बनाई थी। नहीं, लेकिन हम इसी गैलेक्सी पे दोनों हैं। हाँ, इस गैलेक्सी पे हमारे टाइम का गैप लगभग नहीं के नहीं बराबर नहीं है, के बराबर ऑलमोस्ट है। 0 के हाँ, आसपास है। तब हमारी फ्री विल, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इस फ्री विल पे किसी और गैलेक्सी के क्या क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? वही अब देखिए, जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, एंड्रोमेडा में कोई अर्थ पे होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं जब मूव कर रहा था, तो मैं अगर दूरबीन से मतलब टेक्निकली मेरे हिसाब से एंड्रोमेडा पे एक रॉकेट बन जाना चाहिए था। Okay. आपके हिसाब से नहीं बन रहा, आप बैठे थे। जब रॉकेट जो कि मैं क्योंकि मेरे मोशन से मैं टेक्निकली मेरे आज में उनका फ्यूचर होगा, और जब फ्यूचर होगा तो फ्यूचर लिखा होना चाहिए ना, तभी होगा। सेम अगर मैं वाइसा वर्सा कर दूं तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कोई बंदा बोले देखेगा तो फ्यूचर जब अगर कोई चीज होगी तो इसका मतलब वो लिखी हुई होनी चाहिए, चाहे अभी हो या ना हो। इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने, एंड्रोमेडा पैराडॉक्स ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ये साबित कर दिया था कि सब कुछ कागजों की तरह बिछा हुआ है। इसी को ब्लॉक थ्योरी कहते हैं कि एक स्पेस टाइम फैब्रिक पर समय भी एग्जिस्ट करता है, और समय अगर खुद एक डायमेंशन है। लोग लोग समझते हैं समय फ्री फ्लो नदी की तरह हाँ, है। ठीक है, समय खुद एक डायमेंशन है, तो हम्म। मैं जंप मार सकता हूँ, और अगर मैं जंप मार सकता हूँ इसका मतलब समय में सब कुछ लिखा होना चाहिए। हम बस कागज के पन्ने पलट रहे हैं, वो हम लिख ठीक है, नहीं रहे मतलब ये ऐसा। वाली धारणा जैसे हाँ, इंटरस्टेलर जैसे फिल्में हम हाँ, देखते हैं, वहाँ भी देखते ही हैं हम्म, कि अलग अलग गैलेक्सीज में अलग अलग स्पेस के पॉइंट्स पे टाइम की स्पीड अलग अलग है। तो बड़ा अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट आपने देखा ही होगा कि एक फादर एक ऐसे टाइम जोन में गया जहाँ टाइम की स्पीड बहुत कम है, बेटी इसी टाइम जोन में है, और जब फादर वापस आया तो उसकी उम्र बेटी से कम हो गई, क्योंकि वो स्लो टाइम में चल रहा था, वापस में था। ये तो ठीक है, मतलब कंसेप्चुअली एब्सोल्यूट लेवल पर तो ये है ही। लेकिन फिलॉसफी में जब हम देखते हैं फ्री विल को, तो जनरली हम 2 लेवल से बात करते हैं। दुनिया में भी 2 लेवल से बात करते हैं। आप देखेंगे कि आम इंसान से आप पूछेंगे कि भैया हमारे चाहने से कुछ होता है कि नहीं होता है, तो 2 तरह के जवाब आते हैं। जब कोई इंडिविजुअल थोड़ा फिलोसॉफिकल मूड में होगा, रिलीजियस मूड में होगा, तब वो क्या बोलेगा, बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना अल्लाह की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात हम सब के घर में बहुत कॉमन बात है। बहुत कॉमन, यस। हर स्पेशली जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलना बड़ा कॉमन हो जाता है। 40 मतलब सिंबॉलिक है, 40 एग्जैक्टली नहीं, बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ठीक वही आदमी जो कह रहे कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर उसके घर में कोई कुछ अच्छा काम कर दे, उसकी तारीफ ज़रूर करता है। कोई बच्चा उनके घर में गलती कर दे, उसको डांटना या पीटना या किसी तरह से उसको पनिश करना या समझाना ज़रूर करता है। तो हम 2 लेवल्स पे एक साथ जी रहे होते हैं। एक लेवल पे हम ये मान के चल रहे होते हैं कि इसने गलती की है, इसने अच्छा काम किया है, तो तारीफ भी करेंगे, डांटेंगे भी, पिटाई भी करेंगे। और उसी व्यक्ति को उसी दिन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये कहते हुए सुनेंगे कि खुदा की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फ्री विल है, इस बेस पर हम दुनिया में चल रहे हैं नॉर्मली। और फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, दिन में कम से कम एक बात ज़रूर बोल रहे हैं। और ये जो डायलेक्टिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया को लेके आम इंसान की है, वो इसी को हम ये बोलते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग 2 लेवल पे होती है। ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी से उसका नाम पूछें, वो कहे कि मेरा नाम मानव है, और आप कहें वाह आपके कितने ऊंचे विचार हैं। वो कहे नहीं भाई, मेरा नाम मानव है, इसमें ऊंचे विचार नहीं है मेरे। अब जैसे ही किसी ने कहा कि मैं मानव हूं, तो ऊंचे विचार है, पर नाम होते ही आपने कहा अच्छा सामान्य सी बात हो गई। हम कई लेवल्स पे सोचते हैं, और जिस लेवल पे बात होती है उस लेवल पे ही बात हो तो समझ में आता है। तो हम इंसान 2 लेवल्स पे एक साथ चलाते हैं अपनी सोच को। एक लेवल पर हम सब ये मान के चलते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। एक लेवल पर क्योंकि वो नहीं मानेंगे तुम्हारा काम चलेगा नहीं, और वो ये कि फ्री विल है ताकि हम रोज़मर्रा की दुनिया को ठीक से मैनेज कर सकें। वरना मैनेज कैसे करेंगे? नहीं सर, वही है ना कि ये चीज़ें देखो, खौफनाक चीज़ लगती है कि हमारे पास फ्री विल ना हो। बहुत खौफनाक है। अगर देखा जाए तो अगर फ्री विल नहीं है तो जो क्राइम कर रहा है
वो क्राइम मतलब एक आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था कि उससे सवाल पूछा गया था कि एक मास मर्डरर बनेगा तो ये तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले लिख दिया गया होगा। आइंस्टाइन ने कहा हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो जेल में रहे। अगर फ्री विल नहीं हुई तो ये बहुत किसी ने शायद आपके मैंने वीडियो में सुना था या मैं किसी से पढ़ा था कहीं कि या तो खुदा पूरा का पूरा अच्छा नहीं है या तो पूरा का पूरा शक्तिमान नहीं है। हाँ, ये बात फिलोसफी में बहुत फिलोसफी में ही कॉमन आती है कि आर्गुमेंट है। हाँ। फ्री विल ना होना थोड़ा खौफनाक तो है, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे इसको अगर थोड़ा बढ़े, जब साइंस में आता है, मैंने एक वायरल हुई थी मेरी रील जिसमें मैं बात कर रहा था कि वार्म होल का स्टेबलाइज होने से ये साबित हो जाएगा फ्री विल नहीं है। अभी तो साबित नहीं हो रहा है, अभी हम सब घूम रहे हैं, इसलिए इंटरस्टेलर मूवी में हुआ था। अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो साबित लगभग हो रहा है अभी भी। हाँ, हो रहा साइंस है, में शायद नहीं हो रहा, पर फिलोसफी में हो रहा है। फिलोसफी में। हाँ, तो क्योंकि इसलिए इंटरस्टेलर मूवी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी इसलिए आती है कि इंटरस्टेलर मूवी में एक वार्म होल स्टेबलाइज था। वार्म होल के साथ दिक्कत क्या है कि वो स्पेस और टाइम को जोड़ देगा। अगर आप अपनी इच्छा से पास में जा सकते हो तो पास में जाके कुछ चेंज भी कर देते, और चेंज कर सकते हो तो सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये भी ना कि जैसे अगर मैं पास्ट में चला गया टाइम मशीन के थ्रू कैसे भी गया, मैं पास्ट में गया तो क्या मैं बाकियों को भी चेंज कर सकता हूँ? सब कुछ चेंज हो जाएगा सर। पास में जाके मैंने बहुत मतलब ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सी बात मुझे लगती है। हाइपोथेटिकल पर है ये मान लीजिए कि दो लोग जिन्होंने, जैसे हम बात कर रहे हैं, और आप पास्ट में चले गए और आपने पास्ट में जाके इस बात को डिलीट कर दिया, और मैं ही पास्ट में चला गया और मैं चाह रहा हूँ कि डिलीट ना हो ये बात, तब क्या होगा? मतलब एक बंदा जाके डिलीट किया हाँ, और आप वापस आए और डिलीट नहीं किया, और मैंने रिट्रीव कर लिया उसको, ये ओवरऑल तो एंडलेस चेन बनेगी। एंडलेस चेन। लेकिन इसमें बहुत सिंपल चेन आती है। अगर एक बंदा पास्ट में चला भी गया, मैंने उसमें बोला था कि 4 ऑक्सीजन के एटम जल जाएंगे ना तो यूनिवर्स स्टिल कंफ्यूज होकर खत्म हो जाएगा। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट में यानी जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पास्ट में चला गया हाँ, तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, होना बहुत, फिर मतलब लोग बोलते है तो ये हैं हाँ, इम्पॉसिबल ऐसी बात ही। इम्पॉसिबल सी बात लगती है, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे मुझे बोल रहे थे मेरी उस पे वीडियो पे, यार भाई नई वो टाइमलाइन बन जाएगी। तो मैंने एक बंदे को रिप्लाई लिखना चाहता कि हाँ, और मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन बनते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या है कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज देख लिया कि अरे मैं पीछे गया और मैंने एक नई टाइमलाइन बन गई, और ये सब इतनी निहायती बकवास चीज़ों में जाती है। क्योंकि मल्टीवर्सेस का होना इसलिए लाया गया था क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्वांटम मैकेनिक्स डर गई थी ये बात सुन के कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मतलब इसको बहुत मतलब इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते स्टेटमेंट को, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई जादुई ताकत है। मतलब कि तुम किसी भी वे में किसी से इंटरेक्ट कर लोगे तो अपने आप को बिहेवियर चेंज कर देती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन कभी वेव दिखेगा, कभी पार्टिकल दिखेगा, वो इंटरेक्शन से आता है। तो अगर ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट है, अगर ऑब्जर्वेशन पे दुनिया डिपेंड कर रही है, ये तो साबित हो चुका है ना। ये तो साबित हो चुका है। तो इसको बचाने के लिए एक थ्योरी दी गई थी क्वांटम मैकेनिक्स ये में। फिलोसफी में ये थ्योरी बहुत पुरानी है। हाँ, भारत में बुद्धिज्म की एक शाखा है महायान, आपने शायद नाम सुना होगा महायान हाँ। का। महायान की एक शाखा है योगाचार विज्ञानवाद। इन्होंने जो बात कही ठीक वही बात मॉडर्न टाइम में बर्कले ने पश्चिम में कही। और इन दोनों की थॉट ये है कि बाहर कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो हम परसीव करते हैं, दैट परसेप्शन इज द रियलिटी। ना ऐसे एस्ट परसिपाई एक शब्द है जिसका मतलब है टू बी इज टू बी परसीव्ड। आप हैं क्योंकि मैं परसीव कर रहा हूँ। नजरिया वाला अगर शेयर मैं भी हो जाएगा इसमें। परसीव, नजरिया वाला मामला नहीं है, अच्छा। दृष्टिकोण के सेंस में नहीं है। अच्छा, आपका होना इसी बात पे है कि मैं परसीव कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। जैसे सपना है, सपना इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ। अगर मैं सपना नहीं देख रहा हूँ तो सपने में जो कुछ भी था कुछ है ही नहीं। और रियल लेवल पे, इस लेवल पर भी एक तो ये शंकराचार्य जैसी बात अगर मैं कहूँ या हीगल जैसी बात कहूँ तो किसी विराट सत्ता का सपना ये हो सकता है। जैसे मेरे सपने में 50 लोग घूम रहे हैं, उन्हें चोटें भी लग रही हैं, वो बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अचानक सपना देखना बंद हुआ, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। और सपने में बहुत रियल लग रहे होते हैं, एकदम सब कुछ real। रियल है। हाँ। सपने की ब्यूटी यही है, हाँ। सपना है ये नहीं पता लगता है, था ये पता लगता है। अरे वाह। जब आप सपने से बाहर निकलते हैं तभी आपको रियलाइज होगा कि सपना है। सपने के अंदर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ। पर वो कंफ्यूजन तक ठीक है, ये एग्जैक्टली जान पाना कि आप सपने में हैं, ये सपने में संभव नहीं है। हाँ। सपना टूटता है तब पता लगता है वो सब झूठ था। इसलिए शंकराचार्य और हीगल जैसे लोग मानते हैं कि ये भी एक विराट सपना है, या तो कोई और देख रहा है सपना। यस। अब जब ये टूटेगा तब समझ में आएगा कि ये भी सपना था। काश ये ना टूटे, मुझे सपना ना लगे, क्योंकि मैं बात कर पा रहा हूँ इतनी ना। नहीं, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इस पूरी दुनिया की बात हाँ, कर रहा हाँ, हूँ, कि पूरे अनुभव ये- की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स की इस चीज को बचाने के लिए मल्टीवर्स का एक कंसेप्ट दिया गया है हाँ, सर।
कि देखिए ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन से कुछ बन रहा है, हो ये रहा है कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो हो रही है, बस अलग अलग जगह हो रही है। एंटेंगलमेंट यहीं से आया था, एंटेंगलमेंट इसमें से नहीं आता, इससे नहीं इससे है। नहीं आता है। वो तो अब देखिए एक चीज जैसे एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं आज यहाँ पे आऊँ, एक थी कि मैं आऊँ आप नहीं मिलते, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी और सारी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, बस अलग अलग जगह हो रही है और हम उन पॉसिबिलिटीज में से किसी एक पॉसिबिलिटी में है। और एक बहुत खूबसूरत हाइजेनबर्ग ने, मैं आपसे बात करता हूँ, उन्होंने भी ये बोला था कि रैंडमनेस होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास अल्टीमेट फ्रीडम आ गया है। हाँ, हाँ, ये नहीं है। लेकिन हाइजेनबर्ग की व्याख्या जब हम करते हैं फ्री विल में, वो ये है कि रैंडमनेस से कम इतनी संभावना बनती है कि फ्री विल शायद हो। शायद हो, हाँ हाँ, शायद पे आ जाता है मामला। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी न्यूरो साइंस में एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें। सैम हैरिस एक आदमी है, न्यूरो साइंस की दुनिया के बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं। फ्री विल खत्म कर दी उन्होंने, एक फ्री विल को लेके कॉन्सेप्ट नया है, इल्यूजनिज्म बोलते हैं उसको। पहले के लोग ये तो कहते थे कि फ्री विल नहीं होती, जैसे स्पिनोजा है, डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफर है। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि सब कुछ तय है, आप कुछ नहीं कर रहे उसमें। तो स्पिनोजा सबसे हार्डकोर डिटर्मिनिस्ट माने जाते हैं, लाप्लास एक साइंटिस्ट है, वो माने जाते हैं उसमें। डिटर्मिनिज्म से भी खतरनाक एक थ्योरी नहीं आई है न्यूरो साइंस में। वो लोग कहते हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, मतलब फ्री विल की कल्पना करना भी बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने साबित कैसी, एक्सपेरिमेंट साबित किया। एक्सपेरिमेंट ये किया, जब से ईईजी वगैरह आ गया ना, उसके बाद से बड़ा आसान हो गया एक्सपेरिमेंट करना। तो हमारा ब्रेन और माइंड का अंतर आप समझ जाओगे। ब्रेन फिजिकल पार्ट है और जो अंदर कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है उसको माइंड कह देते हैं, मन कह देते हैं ना। तो उन्होंने ब्रेन पे जो इलेक्ट्रोड्स वाले, आजकल तो पूरा हेलमेट जैसा आता है, सारे वो जो कनेक्शन से हो जाते हैं के बारे में, वो लगा दिया चेक करने के लिए। एक सिचुएशन दी किसी को, अब कॉन्सेप्ट क्या है, सिचुएशन मैंने देखी, जैसे मान लीजिए पानी का गिलास मेरे सामने आया और मैंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया और मैंने कहा कि मेरी फ्री विल है, मेरा मन हुआ तो मैंने पानी पी लिया। लेकिन ईईजी क्या बता रहा है कि जब मैंने पानी पीने का निर्णय किया, हाथ बढ़ाया, उसके 2-3 सेकंड या मिली सेकेंड्स पहले अंदर जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी हुई, वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पहले ही ये तय कर चुकी थी कि मुझे पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाना है। यानी न्यूरॉन्स का मूवमेंट पहले हुआ, हाँ हाँ हाँ, पानी पीने की इच्छा बाद में हुई और हाथ बाद में उठा। तो पानी पिया गया, इसका पिलाया मतलब गया। पानी पीने की इच्छा जो है हाँ। वो न्यूरॉन्स के लेवल पे पहले डिसाइड हो चुकी थी। हाँ। कॉन्शियसनेस के लेवल पर कॉन्शियस इच्छा उसके बाद का एलिमेंट है। लेकिन गनीमत यह है कि इसके खिलाफ भी एक आर्गूमेंट अभी आ गया है। आर्गूमेंट ये है कि यहाँ तक ठीक है कि पहले न्यूरल एक्टिविटी से चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, फिर कॉन्शियसनेस आती है। 99.99% केसेस में कॉन्शियसनेस वही डिसीजन लेती है जो हमारा न्यूरल एक्टिविटी हो चुकी होती है, क्योंकि हम लोगों के बीच में कनेक्शन इतने साल का रहा है। मेरी कॉन्शियसनेस मेरे न्यूरल स्ट्रक्चर के बीच में इतना पुराना कनेक्शन है कि आमतौर पर न्यूरल एक्टिविटी को पहले से आइडिया होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कॉन्शियसनेस के लेवल पर आकर हम उस न्यूरल डिसीजन के खिलाफ एक्शन ले लें। तो फ्री विल तो सर्वाइव नहीं करेगी, पर फ्री वॉन्ट कर सकती है। फ्री वॉन्ट इज अगेंस्ट द विल। तो फ्री विल तो नहीं होती है, पर फ्री वॉन्ट होता है। यानी हमारी कॉन्शियसनेस न्यूरल एक्टिविटी द्वारा लिए गए डिसीजन के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उसको रोक सकती है। और एक सेंस में अगर फ्री वॉन्ट हो गया तो ये फ्री विल भी है। जी जी। जैसे पानी पीने के लिए न्यूरॉन्स ने कहा, कॉन्शियसनेस हुई पानी पीना है, गिलास उठाने वाला था, इतने में मेरे मन ने कहा छोड़ो ना, क्यों पानी पीते हैं, पिया ही तो था आधे घंटे पहले, और मैंने पानी नहीं पिया। पर पानी नहीं पीना उस फ्री विल को खारिज करना है, फ्री वॉन्ट है, पर एक सेंस में ये भी एक नया फैसला तो है ही। जी जी। तो साइंस में बड़ी इंटरेस्टिंग अभी व्याख्याएं, हो सकता है कल को साबित हो कहीं फ्री विल है। न्यूरॉन्स के आप वही बात कर रहे हैं कि इसमें वो पार्टिकल वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा। जब क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ते, बहुत सिंपल सा लोगों को लगता था पहले, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनको लगा कि भैया, लोगों को लगा मशीन नहीं है हमारे पास अच्छी, कि भैया हम कैसे देखेंगे ना। बात यह है कि नेचर में ही नहीं है। नेचर में अगर आप दो चीज़ समझ जाओगे एक साथ, तो आप पूरा का पूरा भविष्य बता सकते हो सिस्टम का। ठीक है। तो अगर मैं मोमेंटम और पोजीशन एक साथ जान जाता तो मैं समझ पाता कि ये पार्टिकल अभी कहाँ जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे क्या।
पॉसिबिलिटीज, ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी ने पॉसिबिलिटीज दे दी है बहुत सारी कि भैया पार्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ होने वाला है, किसी को नहीं पता चल रहा। मोमेंटम अगर पता कर लोगे तो एक चीज़ बता दो, दूसरी चीज़ पता नहीं चलेगी। तो यहाँ से सिस्टम में गलती नहीं है, नेचर में ही है, और नेचर खुद देना नहीं चाह रहा। एक पूरा का पूरा क्लाउड बना दिया उसने, क्वांटम स्टेट बना दी कि कहीं भी हो सकता है ये। अब मैं कोई भी स्टेट मैं चुनूंगा तो दिख जाएगी, ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि फ्री विल होने के चांसेस आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब बात होती है कि जो स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग दे गए ना कि पूरा का पूरा रैंडमनेस के वजह, अब ये मत समझो फ्रीडम आ गई, क्योंकि रैंड मोमेंटम और पोजीशन एक साथ डिटरमाइन नहीं है, ये नेचर ने कहा, लेकिन उसको पता है कैसे बिहेव करना है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब पता है, और पॉसिबिलिटीज होना हमारे हाथ में नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है मैं हाथ गिलास की तरफ बढ़ाता, एक पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ाता, दो ही पॉसिबिलिटीज है मान लीजिए। एक ये भी तो है कि जो रैंडमनेस अभी हम कह रहे हैं क्वांटम में, ये हमेशा रैंडमनेस ही रहेगी या एक समय के बाद हम इसको ऑब्जेक्टिफाई कर पाएंगे? क्या इस पे कोई डिबेट है? अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि वो जैसे है। क्वांटम कंप्यूटिंग के सिस्टम जो हम देखते हैं आजकल, जिसमें क्यूबिट्स के बेस पे हाँ, हम हाँ। देखते हैं कि क्या कंप्यूटेशनल स्पीड वगैरह है, मैं कभी कभी चकित होता हूँ कि अगर क्वांटम की दुनिया में प्रोबेबिलिटी ही है, क्यूबिट भी प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, कोई क्वांटम कंप्यूटर ये खतरा तो उठा नहीं सकता कि जजमेंट गलत निकाल देगा। गलत निकाल देगा तो उसकी कोई वैलिडिटी या क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं। तो रैंडमनेस की दुनिया में भी काम करके अगर क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, मैंने पढ़ा कि जो लेटेस्ट अभी गूगल ने एक चिप बनाई है, दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को जितनी कंप्यूटेशंस में 10,000 साल लगते हैं उतना उसने 5 मिनट में किया है, और आगे चल के शायद 1 मिनट में होगा, आधे जल्दी मिनट जाएगा। में होगा, 1 सेकंड में होने वाला है। और ये भी है कि एक्यूरेसी के लेवल में भी मतलब परफेक्टली एक्यूरेट है। तो क्वांटम जो कि रैंडमनेस पे टिका हुआ है, उस क्वांटम के प्रिंसिपल से बनी हुई चिप अगर इतने एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रैंडमनेस को भी एक लेवल के बाद स्टडी करके ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं? अभी भी ऑब्जेक्टिफाइड ही है। जैसे कि रैंडम, लोग मोस्टली क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए रैंडम है तो पूरा का पूरा रैंडम है। नहीं नहीं, वो तो हाँ, ठीक है, पूरा एक तो नहीं है रैंडम, उसमें वो बहुत कह रहा थोड़ी है सी कि हाँ। चिप कैसे काम कर रहा है। जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, इस बात की बहुत खूबसूरत चीज़ आती है कि दो पार्टिकल एंटेंगल्ड है, एक को ऑब्जर्व करो दूसरा तुरंत बदल जाएगा, कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली क्या हो रहा है, जितना मैंने, और 2-3 थ्योरी आती है जो बहुत अच्छी थ्योरी इसकी है कि दो पार्टिकल एक वेव फंक्शन में, हाँ ठीक, एक ही वेव फंक्शन उनका, तुम एक को ऑब्जर्व करोगे वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स एक साथ ही करेगा ना, इसलिए दोनों एक साथ बिहेव करने लगेंगे। जो चिप, लेकिन दोनों के बीच में टाइम का गैप नहीं है वहां पर, दो चीज सेम ही है। मान लीजिए एक पार्टिकल मैंने लेकिन यहाँ वो रखा, बहुत गैप पे है हाँ, ना, तो उससे फर्क। अब देखिए तो एक उस चीज यहाँ, डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? वही अब देखिए सिंपल सा इसमें, जब अब हम इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट में कैसे समझेंगे कि एक पार्टिकल चाहे यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल ब्रह्मांड के किसी और कोने में, किसी और वर्ग डिस्टेंस का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यूनिवर्स में है। डिस्टेंस का कोई लेन देन नहीं है, दोनों सेम ही है। मान लीजिए दोनों एक वेव फंक्शन में है। अगर हम देखें फिजिक्स के टर्म्स में जाएंगे तो हमारे पार्टिकल जो आपके अंदर बैठे हैं, जो मेरे पास बैठे हैं, जो यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे हैं, हाँ। लेकिन इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मिल रहे हैं। जिस वक्त रोक दोगे तो हम सब अपने अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि इन्फिनाइट है या फिर एक पॉइंट है, कि पूरा यूनिवर्स ही पॉइंट बन जाएगा। तो ये दोनों पार्टिकल ए और बी, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, ये एक ही है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसका मतलब मैंने इसी को ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं कि इसके, अच्छा मैंने अपना एक स्टेट ए कर लिया तो बी कर ले, ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम ही थे। लेकिन जब आइंस्टीन ने इसके खिलाफ अपनी स्पूकी एक्शन, स्टेटमेंट दी थी, हाँ उनके मन में यही था कि कोई भी कम्युनिकेशन स्पीड की लाइट से ज़्यादा तेज हाँ तो हो नहीं सकता है, हाँ, और अगर टाइम का इंटरवल दोनों के बीच में है ही नहीं, तो इसका मतलब या तो कॉजेशन नहीं है या लाइट की स्पीड से तेज कुछ है जो हमें नहीं पता है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे थे उस समय? उनको वही क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल यकीन करते नहीं थे। क्वांटम मैकेनिक्स ने इसका आंसर दे दिया था। एंटेंगलमेंट मतलब बेसिकली ऊपर जब जा रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स को सही साबित करने की दिशा में थी ये चीज़ें, और क्वांटम मैकेनिक्स वो सही मानना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बहुत वो बोला था कि मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या हिकारत के रहा है। भाव से उसको हाँ, देखते थे ना। मैं तुम्हें बता, उन्होंने कहा था कि तुम्हें क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल मैथ है। मैं सिंपल के बताता हूँ कि दो पार्टिकल है, मान लीजिए स्प्रिंग से जुड़े हुए थे, और उनको छोड़ दिया, और तुम हाइजेनबर्ग क्या बोलते हो कि मैं मोमेंटम और पोजीशन साथ नहीं नाप सकता। ठीक है, एक काम करता हूँ, जो एक पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है मैं उसका पोजीशन निकाल लेता हूँ, और एक पार्टिकल जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है मैं उसका मोमेंटम निकाल लेता हूँ। अब मैथमेटिकली रिलेटेड है, हाँ, तो मैंने एक साथ दो जवाब दे दिए।
यहीं पे आके मैंने उस रील में बोला था कि नील्स बोर बोलते कि बहुत अच्छी बात तुमने बताई कि अगर तुम जाओगे, तुम्हें अगर एक पार्टिकुलर पोजीशन नापना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें पोजीशन नापने के लिए मोमेंटम की रैंडमनेस तोड़ना पड़ेगा। तुम दोनों जगह सेम चीज कर रहे हो, मैथमेटिकली वो रिलेटेड तभी हो पा रहे हैं जब वो चीज उसी स्टेट में आ जा रहे हैं। तो तुमने गलत साबित नहीं किया है। स्पूकी एक्शन जो तुम बोल रहे थे वैसा नहीं है कि ये दोनों एक जमाने में रिलेटेड थे और फिर अलग अलग हो गए तो मैं मैथमेटिक्स सेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं एक पार्टिकल ए को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उसके साथ दूसरा पार्टिकल अलग वे में बिहेव कर रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन एक साथ था। और मैं जैसे ही किसी को ऑब्जर्व करूंगा ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन एक ही रूप अपनाएगा। हाँ, इस रूप में इसका ये स्टेट था, इसका ये स्टेट था, ये अलग अलग स्टेट में थे, ये उसको उस वे में समझाया गया आगे चल के। स्टिल ये सब होने के बावजूद भी हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कुछ भी ये नहीं कि मैं सारी प्रोबेबिलिटीज, सारे चांसेस जो मैं होने वाले हैं वो सब मेरे हाथ ही में है। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी मोटे मोटे तौर पर ये कह देती है कि भैया फ्री विल है नहीं। लगभग यही बात फिलोसफी में डेविड ह्यूम नाम के दार्शनिक ने कही, थोड़ा अलग तरीके से। 18th सेंचुरी की बात है। एम्पायरिसिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म हो सकता है वो उसके पास था, डेविड ह्यूम के पास। कंपैटिबिलिज्म एक थॉट है, शायद आप जानते होंगे। कंपैटिबिलिज्म का मतलब ये है कि, और वो उसकी थॉट सबसे व्यवहारिक भी लगती है, वो ये है कि हम सबको फील हमेशा होगा कि फ्री विल है, पर है नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी ये मान के गुजारेंगे कि फ्री विल है। हमारे आपस के कनेक्शंस में, रिलेशंस में भी दोनों को फील हो रहा है कि फ्री विल से काम कर रहे हैं, पर है नहीं फ्री विल। तो सर वही इस थॉट को बोलते कंपैटिबिलिज्म। हाँ। इसका मतलब ये हुआ, एक थॉट है जिसको लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं, जिसका मतलब फ्री विल है। जैसे सारे धर्म, इस्लाम, ईसाइयत, हिंदू धर्म और सार्त्र, एल्बर्ट कैमू, कांट, ये सब लोग इसको मानते हैं, या प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सब इसको मानते हैं। वो मानते हैं कि फ्री विल है, उन्हें इस पर कोई डाउट नहीं है। तभी वो नर्क, स्वर्ग नरक वो सब इसीलिए है, की बातें आई है हिंदू धर्म में भी। बल्कि यहाँ तक कि चारवाक, जैन, बौद्ध जो हिंदू दर्शन से अलग है, वही मतलब भारत की 9 फिलोसफीज हैं, 9 की 9 फ्रीडम ऑफ विल को मानती हैं। कोई थोड़ा ज्यादा गहराई से, कुछ थोड़ा कम, लेकिन मानते हैं सब लोग। लेकिन ये सारा झगड़ा जो है ये बेसिकली 17th सेंचुरी के बाद का ज्यादा है, जब साइंस की डेवलपमेंट होने शुरू हुई, फिलोसफी चेंज होने शुरू हुई। एक एंगल ये हुआ कि भाई, मतलब अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो बेबीलोन में करीब आज से 5000 साल लगभग पहले एक हम्मुराबी नाम के राजा हुए। थियरी ऑफ पनिशमेंट सबसे पहले उन्हीं की मानी जाती है, जो मेजर थियरी थी। एक कोड बनाया था उन्होंने अपना, उसमें एक बात कहते हैं कि पनिशमेंट कैसे देनी है और फ्री विल कैसे वहाँ पर दिखती है हमें। कि जैसे मान लो एक ठेकेदार ने घर बनाया, किसी ने बनवाया, घर गिर गया, उस आदमी की मौत हो गई, तो पनिशमेंट क्या है कि ठेकेदार का मर्डर कर दो, क्योंकि उसकी गलती से इसकी मौत हो गई। अगली स्टेटमेंट क्या है कि अगर वो घर गिरा और उस घर में आदमी की नहीं, उसके बेटे की मौत हो गई, तो ठेकेदार के बेटे को मार दो। ये उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि एब्सोल्यूट फ्री विल है, और यदि किसी ने कोई गलती की है तो सजा बराबर मिलनी चाहिए। इसको रिट्रीब्यूशन बोलते हैं पनिशमेंट की दुनिया में, बदला लेना। 17th सेंचुरी के आसपास आके लोगों को पहली बार लगा कि क्यों बदला ले रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, जिसने अपराध किया है क्या सचमुच उसने फ्री विल से किया या किसी मजबूरी में किया? क्या हमेशा फ्री विल होती है इसके पीछे? और यहाँ आके रिफॉर्मिस्ट स्कूल एक आना शुरू हुआ, और तब ये पहली बार विचार बना कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करता है। इटली में एक साइंटिस्ट हुए, सीजेर लाम्ब्रोसो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स में ही नहीं था कि कौन अपराध करेगा कौन नहीं करेगा। आजकल उनको बहुत वैल्यू नहीं मिलती उस थॉट प्रोसेस को, लेकिन वो मानते थे कि हर किसी के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही वो टेंडेंसीज हैं कि वो क्राइम करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने उससे कुछ पैरामीटर्स बताए जो बाद में धीरे धीरे खारिज हो गए। फिर सोशल इश्यूज आ गए कि कई सोशल कंडीशंस हैं, बचपन से क्या आपकी परवरिश हुई, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसमें तो बहुत हो सकता है। फिर किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मान लीजिए गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंगर इश्यूज हैं बचपन से ही हैं, क्योंकि उसका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, ये उसका तो चाहने से तो नहीं होता है। कुछ लोग चाह के भी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना डेवलप नहीं है। जो इमोशंस की दुनिया लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होती है वो उसी पे चलते रहते हैं।
मुझे गुस्सा आमतौर पर नहीं आता है, शायद आपको भी ना आता हो। अगर नहीं आता, इसमें कोई तोप नहीं है हम लोग। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा खोपड़ी का अगला हिस्सा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ठीक से डेवलप हो गया है, और क्योंकि वो ठीक से डेवलप हो गया, वो हमारे लिम्बिक सिस्टम को यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्षम है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ आमतौर पर ये हो जाता है, कई लोगों के साथ हो जाता है। तो अगर कोई कहे कि देखो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शानदार आदमी हूँ, तो बेकार की बात है, बकवास बात है। सिर्फ इतना है कि उसका एक ऑर्गन ब्रेन का ज़्यादा डेवलप हो गया, किसी का नहीं हो पाया। अब किसी का नहीं हो पाया, उसको गुस्सा बहुत आता है, उस गुस्से में उसने एक हरकत कर दी, वो क्राइम है, आपने उसको जेल में डाल दिया और पनिशमेंट बहुत खतरनाक दे दी। अरे भाई, उसकी कंडीशंस देखो, बीमार आदमी भी तो हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको सजा और दे रहे हैं ऊपर से, ये सब थॉट्स आनी शुरू हुई। अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा ध्रुव राठी का, स्लीप वॉकिंग के बारे में था। उसने एक बड़ा सा केस डिस्कस किया। स्लीप वॉकिंग आपने कंसेप्ट सुना ही होगा, रात को नींद में चलने की बीमारी। मेरे फादर तो एक ज़माने में करते थे, कई लोग करते हैं इलाज पे, हाँ। ये मतलब दुनिया में 6-7% लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी स्लीप वॉकिंग करते हैं, और छोटे बच्चे तो आमतौर पर छोटा मोटा करते ही हैं। एक सिचुएशन उन्होंने उसमें बताई, 1987 की सिचुएशन है कनाडा में। एक आदमी जुए में पैसा वैसा हार गया, टेंशन में है, रात को सो रहा है कि मैं कल सुबह इन लॉज के घर जाऊंगा, उनसे पैसे उधार लूंगा। रात को 1:30 बजे अचानक उठा, कार स्टार्ट की, 22 माइल से किलोमीटर चलाई, इन लॉज के घर गया, मदर इन लॉ का मर्डर कर दिया, फादर इन लॉ को घायल कर दिया उसने। खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया, बोल दिया कि 2 लोग ऐसे ऐसे मैंने कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में उसने बता भी दिया कौन सा वेपन था, सब कुछ बता दिया। अब जब कोर्ट में केस चला तो उसके वकील ने यह कहा कि ये तो जिम्मेदार है ही नहीं, ये तो नींद में था। और स्लीप वॉकिंग जब हम करते हैं तो वो डीप स्लीप में करते हैं हमेशा। डीप स्लीप हमारी स्लीप की 3-4 स्टेजेस में से एक स्टेज है जहाँ पर हमारा दिमाग ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा होता है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। स्लीप वॉकिंग एक ऐसा फिनोमिना है, उस वीडियो में बड़ा अच्छा से बताया। स्लीप को मैंने थोड़ा पढ़ा भी, उसमें मैंने पढ़ा कि एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन है कि आपका दिमाग एकदम पैसिव है और आपकी मोटर स्किल्स एक्टिव हैं उस समय, और अब वो सब कर पा रहे हैं जो करने के लिए हैबिचुअल आप हैं पहले से। यानी जिस रास्ते पे आप जा चुके हैं, आप अंदाजे से चले जाएंगे, टकराएंगे कहीं कहीं, क्योंकि आपकी आंख खुली है पर आपको नजर नहीं आ रहा ठीक से, परसेप्शन में दिमाग प्रोसेसिंग नहीं कर रहा उसके, है ना। उस स्टेज में किसी ने कर दिया मर्डर। इसको आप फ्री विल मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसी बहुत चीजें। लेकिन सर, जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में, मतलब अगर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उसने फिर भी मर्डर कर दिया, तो हमारी प्रोसेसिंग के ना हाँ, कई लेवल्स हैं। एक तो हायर लेवल की प्रोसेसिंग है जो दिमाग से होती है, हाँ, बाकी हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी छोटी मोटी प्रोसेसिंग को कर देते हैं। हाँ, हाँ, वो समझा मैं। हाँ, तो वो उस लेवल पे प्रोसेसिंग हो जाती है। उसके लिए एक्टिव ब्रेन की, जो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रेन है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉन्शियस थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए। अच्छा, तो वो जो जैसे उस केस में हुआ, कॉन्शियस थिंकिंग में नहीं थिंकिंग के था, लेवल पे नहीं हुआ, तो और वो तो हो गया। कॉन्शियस थिंकिंग नहीं तो फ्री विल है ही नहीं ना। हाँ, वही तो ये अगर मैं बहुत खौफनाक चीज़ है। मैं अपनी नर्व्स की मेमोरी से अगर कुछ कर बैठूं, दिमाग तो एक्टिव ही नहीं था। मतलब वो नफरत करता होगा इन लॉज से थोड़ा। अब पता नहीं जो भी करता होगा, जैसा भी लेकिन होगा। सर, ये चीज़ें अगर इवेंचुअली फ्री विल नहीं हो रही है, और जैसे अभी बात करें क्राइम्स में, मैं उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ कि साइंस मोटा मोटा तौर पे क्या बोलती है, जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन करो और तुम सर्वाइव कर जाओ। इसके अलावा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है साइंस में। इतना ही है, इतना ही है, क्योंकि जानवर और इसको देखो कि साइंस क्या बोल रही है, हर एक चीज़ साइंस का बस मतलब यही है। इसलिए इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हाँ, हर चीज़ की व्याख्या इसी रूप में करती है हाँ, कि रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा उससे। बस। एस्थेटिक्स, हाँ, हाँ, आपको कौन सुंदर लगता है, आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन दरअसल कोई आपको सुंदर ऐसे लग रहा है कि वो, मतलब मेल के सेंस में कहें तो उसको कोई फीमेल इसलिए सुंदर लग रही है कि वो उसके बच्चे को जन्म देने में और पालने में सक्षम है या नहीं। ये हमारे सबकॉन्शियस में आ गया है, कैसे इवोल्यूशन का पार्ट है। और फीमेल्स के मामले में ये है कि ये मेल मेरे बच्चों को पालने में सक्षम होगा या नहीं। तो साइंस यही खत्म हो जाती है। हमारे जीवन का मकसद, जीवन क्या है, जीवन क्यों नहीं है, मैं जीता क्यों हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं इसको दिखा दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। हम सब मोरल ग्राउंड पे क्या बनाते हैं, ये हम अपने जीवन का मतलब दे रहे हैं खामखा। साइंस तो खत्म कर दिए पहले आके कि भैया देखो, 2 चीज़ कर लो, उसके बाद तुम रहो, तुम सामने वाले को मारो पीटो, तुम क्राइम करो, मतलब नहीं है। यूनिवर्स को चलना है, तुम सर्वाइव कर जाओगे। अब मोरल्स ग्राउंड आता है। अब यहीं पे
फ्री विल का इशू यहीं चालू हो जाता है कि अगर मोरल्स ग्राउंड में हमारे पास बिल्कुल भी फ्री विल नहीं है, तो जो सज़ा किसी को दे रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वो खुद सज़ा नहीं दे रहा है, उससे दिलवाया जा रहा है। तो ये जो खेल चल रहा है, जैसे मैं नाटक की दुनिया कहता हूँ, नाटक की दुनिया में सब कुछ लोगों को लग रहा होता है कि रियल चल रहा है, लेकिन एक स्क्रिप्टेड, एक पूरा का पूरा क्या हमने रिहर्स की हुई दुनिया होती है वो, जो लोगों को लगती है कि यार ये सच्चाई है। डेविड ह्यूम को वापस लाते हैं और नाटक से उसका हाँ। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और हम एक वीडियो गेम का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आजकल वीडियो गेम का एग्जांपल खूब यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य और हेगेल को समझाने का उससे अच्छा तरीका है नहीं। इमेजिन कीजिए एक वीडियो गेम चल रही है, ठीक है, वीडियो गेम में आपके पास एक कैरेक्टर है ह्यूमन बीइंग जैसा, उसके हाथ में बंदूक है, दरअसल आप चला रहे हैं, आप एक बटन दबाते हैं वो आगे बढ़ता है, उछालते हैं एक बटन से उछलता है, एक से गोली चलाता है, सब आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके सामने बहुत सारे दुश्मन आ रहे हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं, वो भी गोली मार रहे हैं उसको देख देख के, ये भी गोली मार रहा है, ये मारता है, उनको लगता है वो मर जाते हैं, वो मारेंगे, इसको लगे ये मर जाएगा। और इसमें दो रियलिटीज काम कर रही हैं। एक कैरेक्टर है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं बाहर से, वो एक दुनिया के अंदर है। ठीक, आपने बटन दबाया, उसने गोली मारी, और उसको लगातार लग रहा है कि वो अच्छी गोलियां मार रहा है, निशाने आपके अच्छे हैं, पर उसको लग रहा है कि उसके निशाने अच्छे हैं। कंपैटिबिलिज्म अगर मैं कहूँ तो ये है कि उसे कभी नहीं पता चलेगा कि कोई और चला रहा था, उसे हमेशा लगेगा कि वही चला रहा था, और उसकी ज़िंदगी इससे सद भी रही है कि मुझे लग रहा है ना कि मैं चला रहा हूँ, बात खत्म, मुझे लग रहा है बात खत्म हो गई। तो ह्यूम ये कह रहा है कि हो सकता है, ह्यूम भगवान को नहीं मानता है, लेकिन ह्यूम को बात समझने का एक तरीका ये है। अब उसमें एक खास बात और है, ये तो आप चला रहे हैं, जो सामने कैरेक्टर्स 5-6 हैं उन्हें कौन चला रहा है? उनके पीछे बटन काम नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी गहरी है, उस प्रोग्रामिंग में ये भी है कि सामने से जो बंदूक ऐसे होगी तो प्रोग्राम में लिखा है कि इधर से गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी, बंदूक ऐसे होगी तो वहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। वो तो एक प्रोग्राम से चल रहे हैं, उन्हें तो कोई बाहर चला नहीं रहा। मुझे जो लगता है कि इस दुनिया में दो संभावनाएं हैं। धर्मों के हिसाब से हम वो कैरेक्टर हैं जिनके पीछे भगवान चला रहा है, विज्ञान के हिसाब से हम वो बाकी कैरेक्टर्स हैं जो प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। बात है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कर दो तो ये बना पूरी प्रोग्रामिंग है, और वो प्रोग्रामिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी माइन्यूट है कि हमें कभी लगता नहीं कि हम प्रोग्रामिंग से चल रहे हैं। उस प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है कि हमें लगता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, और ह्यूम ने यही बात कही। आप जिंदगी भर कोशिश कर लेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। उसने एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, साइकोलॉजी से उसने चीज़ों को लिंक किया। उसने कहा कि अगर मुझे अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिल जाएं बहुत गहरे, तो मैं किसी भी व्यक्ति को स्टडी करके प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। इमेजिन करो, अगर मैं एक दिन पहले बता दूं कि सूफी ट्रैम्प वाले भाई साहब आएंगे, हरी कमीज पहन के आएंगे, ठीक, और आप हरी कमीज पहन के ही आ गए, तो दो सवाल हैं। या तो मैं ये मान लूं कि ये संयोग से हुआ, लेकिन अगर मैं एक दिन पहले बता पा रहा था तो इसका मतलब है एक दिन पहले डिसाइड भी हो चुका था ये। और अगर मैंने एक बार बताया तो क्या हो सकता है? अगर सूफी ट्रैम्प वाले भाई साहब 10 बार आए और मैं 10 की 10 बार बताऊं कि आज ये कमीज पहन के आएंगे और हर बार सही निकले, तो इसका मतलब है कि डिसाइडेड पहले से था। लेकिन आपको किसी ने कंपल्सरी कहा नहीं था, कंपल्सन नहीं थी। आपने हर बार वार्डरोब खोली, अपनी इच्छा से एक शर्ट उठाई और पहनी और आई, हर बार ऐसा हुआ। पर मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को या 10 साइकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे कंप्यूटर देके क्वांटम चिप लगा के आपके पीछे लगा दिया 3 साल से। आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक रंग देखने पे क्या परसेप्शन होता है, कौन सा रंग देख के आपकी पुतलियाँ कैसे खिलती हैं, चेहरे पर कौन से भाव आते हैं, वो सब कर लिया। जिस दिन कोई ख़ास दिन होता है उस दिन आप किन रंगों को पसंद करते हैं, कहीं खास जगह जाने के लिए कौन से रंग ज़्यादा पसंद करते हैं, शर्ट करते हैं, कुर्ता करते हैं, वो स्टडी करते करते डेटाबेस बनाते गए। इतना डेटाबेस उनके पास है कि आपका दिमाग जिस प्रोग्रामिंग पे चल रहा है उनके पास पूरा प्रोग्राम पहले से मौजूद है। और मैंने उनसे पूछा एक दिन पहले, भाई कल सूफी ट्रैम्प आएंगे, कौन सी कमीज पहन के बोले सर कल वो आएंगे लाइट ग्रीन कमीज पहन के। मैंने कहा गारंटी है? बोले गारंटी है, और आप वही पहन के आ गए। लेकिन आपने अपने शौक से चुनी है कमीज, आपको किसी कहा नहीं एक बार भी कि ये वाली चुनो भाई। तो सर ये जो चीजें हैं मतलब दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिज्म, हाँ कि फ्री विल है नहीं।
लगना है बस। पर एक्सटर्नल फोर्स आपको बाध्य नहीं कर रही कुछ करने के लिए, इस वजह से आपको हमेशा लग रहा है कि आप खुद कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपको स्टडी कर ले ठीक से, और इतने वेरिएबल्स हमें पता हो, सारे वेरिएबल्स, सारा खेल तो वेरिएबल्स का है ना। मैंने ये कमीज क्यों पहनी, 10 20 30 वेरिएबल्स होंगे। अगर वो 30 वेरिएबल्स साइकोलॉजी को पता लग जाएं और उनको नापने के तरीके पता लग जाएं, कोई 3 साल 5 साल मुझ पर स्टडी कर ले, डेटाबेस बना ले, और ऐसे प्रोग्राम्स हों जो हमें बता सके, प्रेडिक्ट कर सके कि इसके बाद क्या होगा, तो मेरे ख्याल से 99.9% केसेस में हम बता देंगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। एंड इफ वी कैन प्रेडिक्ट द एक्शंस ऑफ समबडी, it means the actions are pre-decided. And if they are pre-decided, there is no free will. इसलिए मुझे क्वांटम मैकेनिक्स अब अच्छी लगने लगी है थोड़ी सी, कि भैया थोड़ा बहुत तो चांस दे रही है। लेकिन सर अगर ये चांस तो इसमें भी है। हाँ, लेकिन कि सर मैं, सब कह रहे हरी कमीज पहनूंगा, मैं गया हरी कमीज पे एक धब्बा दिख गया, मैंने कहा अरे धब्बा है, ठीक नहीं है, लाल पहन लेते हैं। चांस तो यहाँ भी है। ऐसा थोड़ा ही कि गारंटी है। लेकिन इसको सर जितना गहराई में जाते रहेंगे, पर्सनली पहले आप अपने हिसाब से आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा मानना ये है कि एब्सोल्यूट सेंस में फ्री विल का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल सेंस में फ्री विल है, ये मान के चलना चाहिए, और ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हमें मान के ही चलें। और जिनकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है, जैसे आप देखते हैं पूरी समाज देखते हैं, पूरी दुनिया जो चल रही है, जो हम भी चल रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको बताया, पापा अभी भी जैसे आईसीयू में ही है, और जो कंडीशन चल रही थी, मैं सो कॉल्ड फेक बुद्धिजीवी कहता हूँ अपने आप को, मैं इतना फील कर लेता, जैसा ओशो बोलते हैं कि अगर मैं सही में मानता उस चीज़ों को तो मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही अटैच और बहुत ज़्यादा उसमें घुल के परेशान हुआ। नहीं, वो और डिटैच चीज़ें की बात नहीं है, वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, ऐसा ही हुआ था। होता है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो, आपका आईक्यू, आपका साइंटिफिक माइंड डिटैच करता है, ठीक बात है, लेकिन हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, है ना? तो हमारे हैं कि नहीं है? है। तो आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फ्री विल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप फ्री विल का जो लोकस है एक क्यों मानते हैं? जो आई है, जो मैं है, मैं को डिस्ट्रीब्यूट कर दो मेरे इमोशंस में, मेरी इंस्टिंक्ट्स में और मेरे थॉट्स में, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनमें से एक डोमिनेट करता है। जब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस डोमिनेट कर रहा है मेरी इंस्टिंक्ट और मेरी इमोशंस को। पर जब मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस डोमिनेट कर रहे हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ एन इमोशनल टर्मोइल, माई इमोशन इज मी या आई। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस आई है, और जब मैं जा रहा हूँ रात के अंधेरे में, अचानक सरसराहट की आवाज़ आई और मैं तुरंत वहाँ भागा, तो मेरा इंस्टिंक्ट उस समय आई है। तो आई को एक लोकस एक ही क्यों मान के चलना है? इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आई का कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि हम ही हैं, इमोशन भी मैं हूँ, थॉट भी मैं हूँ, इंस्टिंक्ट भी मैं हूँ। लेकिन सर जो ऐसी जो चीज़ें चल रही, जो मेरा बहुत आम हर इंसान का सवाल होगा, जो कई इंसान किसी थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं होते। मान लीजिए किसी के पॉलिटिकल व्यूज अलग है, किसी कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, और कई चीज़ें दुनिया में अलग हो रही है, मेरे साथ अलग हो रही है। जैसे आपके एक बहुत अच्छा अच्छा, मैं बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। हाँ, सच बात तो ये कि पॉलिटिकल व्यूज भी सबके उनके चाहने से नहीं बनते हैं। वो तो सर है ही, वो तो बहुत लाजमी सी बात है। वो तो मैं पता है ना कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ठीक से स्टडी कर ले, आपको पता नहीं एक्सपेरिमेंट ही पता है कि पता है, अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब ये बात थोड़ी विवादास्पद हो सकती है, इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम बोलने से बचूंगा। स्टडी किया गया कि आईक्यू और पॉलिटिकल पार्टी के चॉइस में क्या रिलेशनशिप है, और ये देखा गया कि अलग अलग पार्टीज को पसंद करने वालों के आईक्यू की रेंज अलग अलग है। सिर्फ इस बात से कि आपकी आईक्यू की रेंज इतनी है, लगभग तय है कि आप इन तीन में से किसी एक पार्टी को पसंद करेंगे, इन दो को नहीं करेंगे। काहे का फ्री विल है? वही अगर आप बीजेपी या कांग्रेस या किसी एक पार्टी के समर्थक हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका आईक्यू ही डिसाइड कर रहा हो एक लेवल तक। बाकी आपकी परवरिश, आप जिस समुदाय में रहते हैं, वहाँ क्या बातें होती हैं, आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, कैसे वीडियो वहाँ आते हैं, कैसे जो पेड प्रमोशन चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और पेड प्रमोशन, जैसे इंग्लैंड में कुछ साल पहले एक कंपनी का जिक्र हुआ था कि वो इस माइन्यूट लेवल पे जाके आपको प्रभावित कर, जो नज प्रिंसिपल आजकल इकोनॉमिक्स में मानते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। बस वो क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन लोग पॉलिटिकली भी फिक्स नहीं हुए हैं,
उनके मोबाइल फ़ोन पे रील्स ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी, हल्की हल्की, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं। धीरे धीरे बिल्ड होगा सर वो। जैसे ट्रम्प साहब को, मान लीजिए आप अमेरिकी नागरिक हैं, वो ज़्यादा सेफ है बात करने के लिए, और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि आप उनका समर्थन करें, तो क्या होगा, आपको ऐसी रील्स ज़्यादा आनी शुरू होंगी जिन रील्स में आपको इमोटिवली इन्फ्लुएंस करने वाली विजुअल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर अमेरिकन वाइट्स को प्रभावित करना है इस समय, तो उस दिन पहले एक ब्लैक आदमी ने एक यूक्रेन की लड़की का मर्डर वहाँ पर कर दिया था, एक चलती हुई बस में, एक विजुअल बड़ा हाँ खराब सर, सा हाँ, था। यस यस। वो विजुअल हर उस वाइट के फ़ोन पे ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा जो अभी डिसाइड नहीं कर पाया है। और 10-20 बार वो वीडियो देखने के बाद पूरे चांसेस हैं कि जब वोट डालने जाएगा वो रिपब्लिकन्स के फेवर में वोट डाल देगा और सोचेगा ये कि मैंने डिसाइड किया है। ये तो चीज़ साबित हो जाती है कि अगर देखा जाए, अगर किसी एक इंसान के पास अच्छा खासा फ्री विल हो, वो कंट्रोल तो बहुत कर सकता है, उसके सारी फ्री विल छीन सकता है। इसी में सर सवाल यही है कि अगर देखी जाए तो अब बात भी होती है वोटिंग और ये सब जो चीज़ें हैं, इंसान के पास फ्री विल है कि वो जा रहा है कुछ देने, किसी को अपने अपना मान के, अपना बुद्धि से समझ के जा रहा है, या उसको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि देखो, सिर्फ फील करवाया जा रहा है। तो हमारे पास तो वोट भी नहीं है। 99.99% लोगों को सच में ये नहीं पता होता कि कौन सा उम्मीदवार उनके सच में बहुत हित में है। वो तो जो सोशल रियलिटी में वो लोग रहते हैं, जो उनको मीडिया से दिखाया गया, उनके व्यूज़ बना दिए गए हैं, वो तो बनाए जाते हैं व्यूज़। सर आपके एक याद, मैं शायरी बहुत लोगों को बोलता, मतलब आपने बोली थी, मैं किसने बोली थी मुझे याद नहीं पता, आपके मुँह से सुनी थी कि गोली चली, हाँ, एक ये के मुंह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हाँ, कविता है। एक के मुंह से निकला मार्क्स, एक के मुंह से निकला राम, और एक के मुंह से निकला आलू। जैसे हम लोग जैसे अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाँ, है, पहले दो के पेट भरे भरे थे। हुए थे, तो जब तक पेट भरे हुए हैं तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्री विल है कि नहीं है, इस पे चिंतन करते हैं। लेकिन सर हमारे समाज और हमारी दुनिया की सच्चाई ये है कि बहुत लोग इस कदर इस वक्त तक नहीं पहुंच पाए हैं कि उनके पेट में आलू की जरूरत ना पड़े। इस समय वैसे जो लोग अगर मान लीजिए सुन रहे होंगे इस चीज़ को, बातों को सुन रहे हैं, वो इस टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकते हैं नहीं, खुद वो को? हमें निहायत ही मूर्ख समझेंगे कि ये बेकार की बातों में उलझे हुए हैं, अरे अपना काम धाम कर लो यार, क्यों फालतू की बातें करते हो, वो ऐसी बात सोचेंगे। तो उनका सोचना लाजमी है, जो जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में जीना है, सीधी सी बात है। हम लोग कम से कम सर्वाइवल के क्राइसिस से बाहर हैं, एकेडमिक इंटरेस्ट वाले हैं, खूब पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो हमारा मन करता है कि जान लें कि अंतिम सत्य क्या है। पर जिसको आज शाम को खाना मिलेगा या नहीं, उसको अंतिम सत्य से क्या मतलब है? उसका तो यही सत्य है ना कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे उसी लेवल पे स्ट्रगल करना है। तो लेकिन सर जिसको रात में खाना नहीं मिलेगा, उसको नेचर ही नहीं दे रहा ना। हमको अंतिम सत्य जानने, अगर फ्री विल बिल्कुल नहीं होगी तो ये सब कुछ कैसे बिहेव करेगा? अगर इस तरह से बात करें तो नेचर को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ नेचर इन इटसेल्फ इज नॉट मोरल। हाँ बिल्कुल। नेचर को वो मोरालिटी, मतलब मोरल इमोरल नहीं, नॉन मोरल है। नॉन मोरल का मतलब है कि उसको मोरालिटी से मतलब ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता तो वहाँ ये पर। थोड़ा समझिए, मतलब कैसे? मोरल है अच्छा काम हाँ करना, हाँ, इमोरल है बुरा काम बुरा करना। नॉन मोरल का मतलब है मैं जो कर रहा हूँ इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मोरल है कि जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, ये ना मोरल है ना इमोरल है, नॉन मोरल है। ठीक वैसे ही आप ये समझें कि मान लीजिए कोई 6 महीने का बच्चा है, मान लीजिए आपका ये बच्चा है, आपने उसको प्यार से गोदी में उठाया, आपने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा उसे अच्छा लगा, उसने खींच के यूं पटक के नीचे फेंक दिया और एक थप्पड़ भी मार दिया कस के आपको। आप उसे इमोरल नहीं कहेंगे बच्चे को, क्योंकि आपको पता है कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं मोरालिटी का, बाप के साथ कैसे बिहेव करना है, चश्मा कितना महंगा आता है, नहीं फेंकना, उसे पता ही नहीं है। आप उसे क्यों इमोरल कहेंगे? अभी 7 साल से कम उम्र के बच्चे पे पता है आपको FIR लॉज नहीं हो सकती है, केस ही नहीं बनता, हमारे IPC में नियम है, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि उतना छोटा बच्चा सही गलत में अंतर जानता ही नहीं है। नेचर को इस सेंस से बात करें तो नेचर अपने आप में मोरल इमोरल से तटस्थ है, न्यूट्रल है। इट डजंट हैव एनी कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी। तो नेचर क्या करती है? हम कहते हैं कि नेचर भगवान ने बनाया बहुत मोरल है, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और मुझे नॉनवेज खाने को लेके बुरा भाव भी मन में आता है। मतलब मेरा मन करता है कि मैं क्यों किसी की हत्या करूं, मेरा मन नहीं करता है। कोई चींटी भी मेरी टेबल पे हो तो मैं उसको कागज पे उठा के बाहर छोड़ के आता हूँ कि मैं क्यों मारूं भाई, मैं कौन हो तो मारने वाला, मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर मैं दवाइयाँ खाता हूँ, दवाइयाँ किसी के मरने से बनती हैं, वो तो बेसिक सर्वाइव साइंस तो बोलेगा, है। सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये मेरा व्यू पॉइंट है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर ये व्यू पॉइंट सबका तो नहीं हो सकता है।
नेचर का क्या व्यू पॉइंट है। कई लोग बोलते हैं कि नेचर से सीखो। नेचर देखने तो जंगल में जाइए, और जंगल में बहुत सारे प्राणी इसी पे जिंदा हैं कि वो रोज शिकार करेंगे तो ही खाएंगे। शेर या बाघ या चीता, हिरण को, अच्छा हिरण को देख के लगता है कि बहुत ही शरीफ किस्म का जीव है, इतना शरीफ है, लेकिन वो रोज मरेगा। नेचर तो नहीं बचा रही उसको। जी जी जी। हम कैसे मान लें कि नेचर अहिंसा के पक्ष में है कि हिंसा के खिलाफ है। मछलियों में क्या बात करेंगे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। एक बेचारा मछली का बच्चा पैदा हुआ, तुरंत दूसरी मछली ने गप से खा लिया, उसको खत्म कर दिया। कीड़े मकोड़े, चींटियां, हम सैर करते हैं बरसात के दिनों में, कितने कीड़े हमारे नीचे आ जाते हैं। हम न भी हो, कोई कुत्ता है, अब सोचिए ना, वो कुत्ता कहीं उसको बिल्ली दिख गई, बिल्ली को खा जाएगा। कबूतर दिख गया, तुरंत उसको खा जाएगा। नेचर से अगर आप ये उम्मीद करें कि बहुत मॉरल है, तो नेचर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इस बात से कौन जिए कौन मरे। अगर ऐसा होता तो फिर दुर्घटनाएं क्यों होती, भूकंप क्यों आते, सुनामी क्यों आती, हजारों हजारों लोग एक नेचुरल एक्सीडेंट में क्यों मर जाते। नेचर ऐसा कर सकती थी ना कि पहले हिंट दे, उनको बचा ले किसी तरह से, फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो नेचर को तो आप फ्री कर दीजिए। और इसलिए जिनके पास खाने को नहीं है, बीमार हैं, नेचर उनको बचाएगी ऐसा नहीं। हम जिस जगत में हैं उस जगत में हमें अपने सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअली या सोशली एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसा आपके एक में वीडियो देखा था कि अमीर के बच्चे अमीर होंगे, वो एक kind of, विशेष हाँ, सर्कल है, वो सर्कल सर्कल दोनों है, सर्कल दोनों हैं, लेकिन वो टूटता भी है कहीं कहीं, कहीं है ना? लेकिन कहीं आपने कहीं बोला था टूटता अच्छा भी कि है। अगर एक गरीब का एक बच्चा निकल जाए तो समझ लीजिए हर ही के हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा नहीं ये कि नहीं एक हो हो गया, सकता, वो हाँ, रेयर रेयर है। एग्जाम्पल्स हैं, उनके बेस पे हम खुश हो जाते हैं कि दुनिया ठीक चल रही है। एग्जाम्पल्स रेयर है, लेकिन हम सोशल वर्क भी तो कर रहे हैं। जैसे भारत की सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन की गारंटी दे रही है रोज की, ये तो सोशल सिस्टम हुआ ना। एक सोसाइटी बनी, उसने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम ने देखा कि लोग गरीब हैं, तो कहा कि हम आपके खाने की गारंटी लेंगे। अमेरिका में, विकसित देशों में हर जगह कम से कम ये गारंटी है कि वो भूख से नहीं मरेगा। इंग्लैंड में NHS काम करता है, जिसमें हर व्यक्ति को फ्री हेल्थ की गारंटी दे रखी है। भारत में भी आयुष्मान जैसी योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो एक सोसाइटी भी, एक स्टेट भी कोशिश करता है कि हर इंडिविजुअल को डिग्निफाइड लाइफ मिल जाए, गरिमा वाली जिंदगी मिल जाए। करना भी चाहिए, हर स्टेट को करना चाहिए, हर सोसाइटी को करना चाहिए। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को क्यों ना मिले, अच्छी मिलनी चाहिए। यस। हर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नेचर को इससे फर्क पड़ता है ऐसा नहीं है। नेचर के लिए एक ही बात है। नेचर को मतलब इस बात से कि रिप्रोडक्शन होता रहे, जनरेशन ग्रो होती रहे, सर्वाइवल बना रहे, उसको उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं। लेकिन कुदरत ने ही तो बोला ना कि कई लोग ऐसे संसार में, ज़माने में ऐसे लोग आएंगे, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, वैसे लोग दुनिया में आने चाहिए थे। बहुत सारे जो लोग गुजरे ये नेचर ने ही ऐसे वक्त पे ऐसे ऐसे लोग डाले जिससे कि एक दिशा मिलते रहे। ये तो इसे मैं सोचता हूँ। ये तो आपकी फीलिंग का मामला है। हाँ। आपकी अच्छी थॉट्स हैं, आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब सर मैं ये मतलब मेरा मानना है कि नेचर ने उनको नहीं भेजा। हाँ, वो वो अपने आप लोग नेचुरल तरीके से लोग आते गए, उन्हीं में से कुछ खास यूनिक कॉम्बिनेशन जब बने, कंडीशंस, पर्सनैलिटी, जब वो मैच हो गए तो लोग महान हो गए। किसी व्यक्ति की महानता उन कंडीशंस पे बहुत हद तक डिपेंड करती है कि जिनमें वो पैदा हुआ है। तो जो इंसान सोच रहा है भाई, जैसे शुरुआत की थी मैंने इस वीडियो की, अब तो खैर बहुत वक्त भी हो रहा होगा, कि हमें लगता है हम जो चीज़ें से एसोसिएट कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में हम कर रहे हैं, या तो करवा, जैसे मैं भी मोस्टली उसी दौर का आदमी, मतलब उसी चीज़ में मानता हूँ कि फ्री विल चांसेस में आ सकती है, कहीं कहीं दिया जा सकता है। क्योंकि मैं एंट्रोपी की बात करता हूँ, मैं हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी मैंने, सोच रहा था सब, पहली बात हम सोचते हैं कि टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है। टाइम को कैसे पता चल रहा है कि पास्ट है और टाइम को नहीं पता, नहीं पता चल रहा। टाइम तो कॉन्सेप्ट है। हाँ, टाइम को नहीं पता चल रहा है। हाँ। होता क्या है, यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी ओवरऑल यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज करते जाएगी। एक इंटरेस्टिंग मूवी बनी है टेनेट। टेनेट में था कि अगर एंट्रोपी को मैं कम भी कर सकूं तो इवेंचुअली मैं वक्त में पीछे जा सकता हूं, क्योंकि वक्त पूरा का पूरा साकित लिखा हुआ है। जो हमें फ्यूचर लग रहा है और पास्ट, उन दोनों को अंतर ही अलग ही ये कर रहा है कि यूनिवर्स में एंट्रोपी, रैंडमनेस या फिर उलझन बढ़ चुकी है। और जैसे यूनिवर्स में उलझन बढ़ते जा रही है तो यूनिवर्स समझता जा रहा है कि जो अभी हो चुका है ये अब पास्ट हो गया है, अब जो आएगा वो फ्यूचर हो जाएगा। इसलिए बिग बाउंस की जब थ्योरी आती है कि बिग बैंग होगा, फिर बिग, मतलब
कि इवेंचुअली हम पूरा के पूरा यूनिवर्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से बाउंस करेगा। बिग बैंग के अलावा ये बिग बाउंस की थ्योरी आती है और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट पे आके हर साइकिल, एक नया यूनिवर्स पुराने यूनिवर्स से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, और एक पॉइंट पे जाके इतना उलझ जाएगा कि वक्त के पास कोई दिशा नहीं बच जाएगी, यूनिवर्स के पास कोई दिशा नहीं बच जाएगी। यूनिवर्स को दिशा ही, एनर्जी को दिशा ही ये देती है कि अगला जो चीज़ है, अगला कदम ज़्यादा रैंडम है, इसलिए दिशा एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए वक्त को हमें परसीव होता रहता है कि अच्छा जो अब आ रहा है आगे वो फ्यूचर होता जा, वो फ्यूचर है, पीछे तो पास्ट हो गया। और इवेंचुअली एक वक्त ऐसा आएगा जिसको कह लीजिए महाकल युग, जिसके बाद कोई भी साइकिल जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि एंट्रोपी मैक्सिमम स्टेट में जाके यूनिवर्स को उलझा के रख देगी। और जब यूनिवर्स हर एंगल से उलझ जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। जैसे मतलब जो सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत चलता है भारतीय हाँ, मतलब हमारे फिलोसफी में, वो कहते हैं कि मतलब सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, और ये अंतहीन सिलसिला है। तो आपके हिसाब से एक पॉइंट पे जाके एक पॉइंट पे वो जाके खत्म हो सकता है। ये साइंस की बात हाँ। पे आई कि ये यहाँ पर एक पॉइंट तक जाके, तभी तो जब मैंने ये कंटेंट चालू किया था सर, मेरा वही था कि लोगों को, साइंस के लोगों को लगता है कि यार ये ना अब थोड़ा धर्म का मजाक उड़ाएगा। बहुत ऐसे लोग करते भी हैं, मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। मेरा ये है कि मुझे कहानियाँ कहनी है, और मुझे पता है मुझे जितने भी लोग तक मेरी बातें पहुँच रही हैं उनको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देना है अगर, तो मैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाऊंगा ना। मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए, हाँ, क्यों, क्योंकि मतलब कोई लॉजिक ही नहीं उस चीज़ सबसे का। पहले जब लोगों ने सोचा तो धर्म बनाया, थोड़ा और सोचा तो फिलोसफी बनी, मेथड से सोचा तो साइंस बन गई। तो साइंस तो धर्म और दर्शन के कंधे पे बैठी हुई है, बिल्कुल। ऐसा थोड़ा ना है कि उसके दुश्मन है। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले आते हैं कि भैया ये मतलब होता नहीं कि यार ये तो अपने मजहब की बात है या किसी और की मजहब की, मतलब मजहब का सहारा ले रहा है। मैं सहारा नहीं ले रहा, मैं बस उनको बता रहा हूँ एक साइंटिफिक पॉइंट देके। लेकिन अगर साइंस उस चीज़ से एग्री नहीं कर रही, तो ये भी बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर उस समय के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंसानों ने ये समझा था इस वे में। जैसे एक ज़माना था, मतलब पता नहीं किससे, आपको पता होगा, कोई ज़माना था जिसमें बोलते थे कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो एक भेड़िया आके चांद खा लेता है। हाँ, मैंने अभी हाल ही में एक हाँ, वीडियो में जिक्र किया इस तो बात का। ये जो है उस समय के लोगों का परसेप्शन था। हाँ, उस समय के लोग इतना ही समझ पा अब रहे मैं बोलूं थे। कि तुम गलत हो, आज बोल सकता हूँ गलत थे उस जमाने हाँ। में, लेकिन उस समय के लोग अपने हिसाब से तो बेस्ट थ्योरी दे देते ना। नहीं, एक बात मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि जब आप 500 साल पहले के व्यक्ति पे हंसते हैं तो ध्यान रखें 500 साल बाद लोग आप पे भी हंसेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, इतना ही मजाक बनाएंगे कि इन मूर्खों को ये भी नहीं पता था क्वांटम फिजिक्स के बेसिक नियम क्या होते हैं, हल्का हल्का खेल के बात कर रहे थे। और कंटेंट चला गया और 500 साल बाद लोग मजाक बनाएंगे हमारा। तो बेसिकली अब तो आई गेस हो गया वक्त बहुत अच्छा खासा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अंत में मैं बस आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि बुढ़ापा कहते हैं 30 के बाद ना, ऐसे मम्मी बोलती है मेरी कि असर नमाजों में एक वक्त आता है, असर और मगरिब के नमाज के बीच में गैप नहीं होता। तो मम्मी बोल रही थी पापा जब थोड़े बीमार थे कि असर आगे, मैं कहा अभी नहीं आया, टेंशन ना लो, अभी है, और बहुत घर को रखे थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक उम्र पे असर तो आ ही जाता है, इसके बाद मगरिब में टाइम नहीं है और वक्त ख़त्म हो जाएगा। जीवन कहाँ जाके ख़त्म होगा हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जब तक हम ये जी रहे हैं या हम जिलाए जा रहे हैं, हमारे पास अगर कुछ भी चांसेस हैं, जो फ्रीक्वेंसी हल्का सा हम बोलते हैं शायद फ्री विल हो या नहीं हो, जो भी बात है, आप क्या कहते हैं कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो भी आसपास चीज़ें हो रही है, चाहे दुनिया में हो रही हो, चाहे आपके साथ पर्सनली हो रही हो, जैसे मेरे साथ पर्सनली हो रहा था, जैसे पापा का चल रहा है अभी भी, या फिर दुनिया में वॉर्स होती हैं, क्राइम्स होते हैं और ये जो चीज़ चल रही है, या फिर कोई बंदा कोई एग्ज़ाम निकालना चाहता है, तो उस मैं समय क्या है मतलब ये? 3 सेंटेंस पे कह सकता हूँ। पहला, ये मान के चलना चाहिए कि फ्री विल है, क्योंकि दुनिया उसी उसूल पे चलती है और दुनिया में चलने के लिए वो ठीक है मानना। दूसरा, जो जो आपके कंट्रोल में है, ये आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में है, उसे इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए कि अच्छे रिजल्ट्स दुनिया में आ सकें, किसी भी तरह से, जो आपके हित में भी हों, समाज के हित में भी हों। तीसरा, कुछ ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अच्छा है या बुरा है, उसमें साक्षी भाव रखना चाहिए। अगर आप अपनी हैसियत से ज़्यादा सफल हो गए हैं तो भी साक्षी भाव रखिए कि पता नहीं कैसे हो रहा था, ये पता नहीं कैसे हो गया। मेरे साथ तो बहुत हो गया ये। और यदि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है जो आपको लग रहा नहीं होना चाहिए, तो भी साक्षी भाव रखिए कि भैया कोशिश पूरी कर रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा जी। और ये मान के हमेशा चलना है कि हर चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं ही है और इससे सुकून रहता है, गलतफहमियाँ कम रहती हैं। जैसे वही मैं सर से भी बात, मैं जब 2 बार मिला सर से और मैंने ये बोला सर एक काम ऐसा कुछ वीडियो बनाते हैं, और सर ने अलाउ किया कि हाँ चलो बात करेंगे। तो साक्षी भाव का ये है कि मैं पता नहीं, मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि वायरल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल जाता हूँ तो लोग आ जाते हैं बात नहीं, करने। अब ठीक ठाक वायरल है भाई। ठीक है। हाँ। लेकिन ये चीज़
अच्छा है कि मुझे फील हो कि मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं, क्योंकि रीज़न मैंने ऐसे सक्सेस सो कॉल्ड मेरे पास तो है भी नहीं, और काश ऐसा ही रहूँ, वरना जब दिमाग पे चढ़ने लग जाती है तो बिहेवियर जो चेंज होता है उससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ कि मेरे को किसी ने फॉलो कर लिया तो मैं कुछ हूँ। हीरो बन गया। हाँ, तो एक बटन है, एक ही तो बटन है। अगर मान लीजिए लोग डिसाइड करें कि आज इसका थोड़ा टाइम है ज़्यादा कर रहा है, इसको डिलीट अनफॉलो कर दें, जो कि हो भी रहे, खत्म हो जाएगा ना। तो इस चीज़ से मैं एसोसिएट क्यों हूँ? नहीं तो एक बेसिक सी बात है कि आपसे कम योग्य हजारों लोग हैं जो आपसे ज़्यादा सफल हैं, हाँ, बिल्कुल। और आपसे योग्य हजारों लोग हैं जो आपसे कम सफल हैं। ये दोनों बातें सच हैं, हाँ, और इसलिए जो सफलता मिल रही है उसमें आपकी भूमिका बहुत थोड़ी सी है। बाकी किसकी है पता नहीं, किस किस की एकदम नहीं पता है। साक्षी भाव से उसको नहीं, देखिए, आपने कहा था कि आप एंजॉय कीजिए। कि एक था कि मैं किस घर में तुक्के में पैदा, जैसा आपकी एक बहुत अच्छी वीडियो थी उसमें कि तुक्के में पैदा हो जाते हैं, तुक्के में सर्कमस्टेंस मिल जाते हैं, तुक्के में सही रिजल्ट तुक्के बैठ जाते हैं और कुछ हो जाता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं थिएटर वाला आदमी था, मैं बनना साइंटिस्ट चाह रहा था, थिएटर करने लगा कि ज़बान सही हो जाए, वरना मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्शियसली कम बोल रहा हूँ। थिएटर गया, थिएटर में मज़ा आ गया, थिएटर करने लगा तो पढ़ाई छोड़ने लगा। फिर इवेंचुअली थिएटर करते करते पीयूष मिश्रा सर मिल गए, तो सोचा कि यार बम्बई में मैं रहूँगा तो बम्बई तो बहुत महंगी है, और उस तो समय फिर में IIT तो एक काम करते हैं, रहने का सबसे अच्छा जुगाड़ क्या है। तो मैं बम्बई पहले बहुत घूमा, और मैं अपने दोस्त को बोला कि यार यार मैं ना एक काम करता हूँ, IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लेता हूँ PhD में, चलते रहेगी PhD, ऑडिशन भी देते रहूँगा और सस्ता भी रहने के लिए। तो सब लोग मजाक उड़ाते कि भाई IIT बॉम्बे है। अच्छा, फिजिक्स उतनी तो आ चुकी थी, तो मैं सही में दिया, सही में हो गया, हॉस्टल मिल गया। उसके बाद जब पीयूष मिश्रा सर के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये जो फील्ड है जिसको हम कहते हैं एक्टिंग, एक तो सबसे बड़ी इस पे क्या है, मैं अभिशाप ये है और आयरनी ये है कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और समझदार लोग होने चाहिए, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा इगोइस्टिक और वैसे लोग मिलते हैं जिसका आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यार तुम साहित्य की बात करने जा रहे हो, तुम दुनिया को कुछ दिखाने जा रहे हो, तुम किसी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने जा रहे हो, और तुम कभी कभी ऐसे दिखते हैं कि अगर सीरियसली तुम कहीं गए हो और चाय नहीं मिली सही टाइम पे, या फिर वैनिटी में AC वेसी नहीं चला, बहुत ऐसे सीन है, वो बगल वाले पे गुस्सा कर देते हैं, जबकि तुम एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो जो कि किसी मान लीजिए बहुत जो मामूली से जॉब करता है, जो अपने अंदर इतना मैम है वो कोई और तो बन नहीं पाएगा। तो बहुत आयरनिकली लग रही थी, मैं कहा भैया ये फील्ड अपनी तो है नहीं। तो मैं आ गया वापस पुणे आराम से। मैं सोचा था कि एक काम करेंगे, अब दोबारा फिजिक्स उठाते हैं, जाते जर्मनी पढ़ते हैं, फिजिक्स में रिसर्च करनी थी, IIT तो मैं छोड़ ही चुका था, बारिश हो रही थी, तुक्के में मैंने एक वीडियो बना दी साइंस की, और वो तुक्के में 3000 व्यूज़ आ गए। तो फिर दूसरी वीडियो पे मैंने आपका ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो वैसे वाला व्हाट टर्निंग इज गॉड, पॉइंट। गॉड वाला कि कीड़े वाला एग्जाम्पल लिया। और सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी इतनी बातों का अपनी वीडियोस में डालते रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सीखने को मिलती है, और वो चल गया तो ये चल गया। आज बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे से बात किए। थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस क्योंकि पॉडकास्ट तो होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों से बात करने का अपना मज़ा है जिनसे, जैसे आपकी कई बातें मैं नहीं समझ पाया। साइंस मेरी उतनी अच्छी है, मतलब साइंस अच्छी नहीं है मेरी, तो शौक से पढ़ता हूँ, जितना समझ पाता हूँ मोटा मोटा आइडिया रखता हूँ न्यूरो साइंस में क्या चल रहा है, क्वांटम में क्या चल रहा है, ताकि लिंक कर सकूँ अपने थॉट्स के साथ। पर मैं साइंस के कुछ क्रिएटर्स के वीडियोस बड़े शौक से देखता हूँ, उनमें से एक आप भी हैं और भी कुछ लोग हैं। इसलिए देखता हूँ कि बार बार सुन के कुछ समझ में आना शुरू हो जाए, क्योंकि फ़िलॉसफी के आदमी को साइंस ना आती हो और साइंस वाले को फ़िलॉसफी ना आती हो, बहुत बड़ा जुर्म है। इस दुनिया को ठीक से वही समझ पाएगा जिसने रिलीजन, फ़िलॉसफी और साइंस तीनों को ठीक से पढ़ा होगा। यस यस सर। तो रिलीजन और फ़िलॉसफी मेरे कोर सब्जेक्ट्स, मतलब एकेडमिक तो नहीं रहे, मैंने शौक से पढ़े हैं। साइंस पढ़ना बाकी है, मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे साइंस सीख रहा हूँ, आप मुझसे फ़िलॉसफी सीख लीजिए, और दोनों इस अहंकार से मुक्त रहें कि सिखा रहे हैं कुछ, क्योंकि ये सर, ये मैं तो हूँ ही मुक्त, मेरा तो कुछ नहीं है। तो मैं तो की पहले बात से है, मुक्त हूँ। एक यात्रा आपने कर ली, एक मैंने कर ली। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू।